बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी 10 में हूँ आपकी मेज़बान अना यूसुफ। उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे। शहर लाहौर में आज मकामी सतह पर छुट्टी का ऐलान किया गया है। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, उर्स हज़रत मादुलाल हुसैन के हवाले से आज शहर में मकामी छुट्टी है और आज से बाकायदा तौर पर रस्म चादर पोशी होगी, जिसके बाद उर्स तकरीबात का आगाज़ हो जाएगा। शहर लाहौर की कुछ चीज़ें जिन्हें पहचान कहा जाता है, ऑल्दो अब ये कुछ मुनफरिद अंदाज में मनाया जा रहा है, क्योंकि हम तो अपने बचपन में बहुत ज़्यादा मेले ठेलों वाला मेला चरागा सुनते थे। मैंने कभी इत्तेफाक तो नहीं हुआ जाने का, बट स्टिल ऐसे टीवी स्क्रीन्स पर देखा और एक बहुत बड़ी फेस्टिविटी का समा होता था। दाता दरबार के उसकी अगर हम बात कर लें, हज़रत मादुलाल हुसैन के उसकी बात कर लें, तो वो जो प्रॉपर कहा जाता है ना कि एक मेले वाला समा होता था, क्योंकि लाहौर की पहचान थे यही चीज़ें। सो अब मैं अगर कहें कि ये बहुत ज़्यादा चेंज हो गया तो बिल्कुल गलत नहीं होगा, क्योंकि पहले तो हम ख़वातीन के लिए हमेशा एक दिन मख्तस किया जाता है, लेकिन जिस तरह से बड़े लेवल पर होता था और फिर महीनों वो मेले वाला समा रहता था, वो जो स्टॉल्स लगते थे पूरा महीना लगे रहते थे। बहुत सारी सिक्योरिटी रीजन्स की वजह से कम होते होते अब ये काफ़ी हद तक महदूद कर दिया गया है। खैर, मेला चरागां के हवाले से आज लाहौर में आम तातील है, तो हम आगे चल के इंशाल्लाह प्रोग्राम में बराह रास्त मनाजिर भी इसके आपको दिखाएंगे। मुल्क भर से अकीदतमंद आते हैं और मन्नतें मांगते हैं। नो डाउट बहुत सारे लोग अपनी मन्नतें पूरी होने पर भी यहाँ चरागा करने आते हैं। सो महकमा औकाफ की जानिब से बाकायदा रस्म चादर पोशी की जाएगी, जिसके बाद उस तकरीबात का आगाज़ हो जाएगा। हमारे सीनियर रिपोर्टर्स हमारे साथ मौजूद हैं, दुर्रे नायाब और कैसर खोकर साहब, जो कि एडिटर ब्यूरोक्रेसी हैं। दुर्रे नायाब, आपसे मैं आगाज़ करना चाहूँगी। मैंने गलत तो नहीं कहा कि लाहौर की पहचान जिन चीज़ों को कहा जाता था, ये उनमें से बहुत अहम हिस्सा जी है? बिल्कुल। मुझे तो नहीं याद कि हम बहुत छोटे थे, अब का मुझे सिलेबस का आइडिया नहीं है, लेकिन हम छोटे होते स्कूल के उर्दू की किताब में मेला चरागा का एक सब्जेक्ट बाकायदा जी बिल्कुल, आप ठीक है, उसमें एक मजमून था, वो पढ़ते थे और उस हवाले से रोशनियाँ जगमगाई और मेले ठेले लग गए, उसके बाद रोशन हो गया और बड़ी सारी चीज़ें। मतलब कि लाहौर शहर में अगर मेलों के ट्रेंड की बात की जाए, एक मजहबी अकीदत से हट के, तो पहचान जो है ना वो मेला चरागा है। और इस हवाले से जो लोकल छुट्टी है वो भी एक ट्रेडिशनल छुट्टी है। ये नहीं है कि 5-10 साल की बात है, ये तो साल साल से और कई दहाइयों पे मुश्तमिल इसकी एक तारीख है जो लाहौर में इसकी एक्नॉलेजमेंट की जाती है। और मेरा ख्याल है, मैं ये समझता हूँ कि दाता दरबार के बाद, दाता साहब के उसके बाद अगर कोई बहुत बड़ा इकट्ठ होता है तो उसमें से वन ऑफ इट के ये आपका मेला चलाता है। फिर और बड़े लाहौर में तो खैर आपको पता है औलिया इकराम की जो है, यहाँ तो आपको पता जी बहुत निकलते हैं, एक के बाद एक निकलते हैं। हुकूमत पंजाब ने मेला चरागा के सिलसिले में आज मकामी छुट्टी का ऐलान किया हुआ है, नोटिफिकेशन जारी किया हुआ है। आज तमाम तलीमी इदारे, यूनिवर्सिटियाँ, कॉलेज, स्कूल जो है वो बंद हैं और उसके बाद जो है ना ज़िली हुकूमत के जो दफातर है, डिप्टी कमिश्नर के मतहत जो दफातर है, जिनमें CO हेल्थ का दफ्तर है, CO एजुकेशन का दफ्तर है या DC का दफ्तर है, वो आज बंद है। LDA है, वासा है, LDA वासा है, ये तमाम दफातर बंद है जो लोकल है और लोकल छुट्टी है, लोकल छुट्टी है। अच्छा जी, 6 स्ट्रक्चर सड़कें बनाने की मंजूरी दी गई है। स्ट्रक्चर सड़कें पहले बता दे होती क्या है दुर्रे नायाब? जी बिल्कुल, ये लाहौर शहर की प्लानिंग के अंदर वो शाहराएं हैं जिनको हर सूरत बनना होता है। ठीक है। और कोई भी प्राइवेट सोसाइटी आ जाए, कोई भी मंसूबा आ जाए, वो जो अलाइनमेंट स्ट्रक्चर प्लान रोड्स की हैं जो आइंदा 20-30-50 सालों के लिए प्लान की गई होती हैं, उसको नहीं छेड़ सकते। ठीक है। और अगर आपकी कोई सोसाइटी आ जाती है, उसके अंदर कोई प्रोजेक्ट आता है, तो आपको वो शाहरा जो आवाम के लिए, आसान लफ्ज़ में जो अवामी शाहराएँ होती हैं, आपको वो छोड़नी पड़ती है। ठीक है। आप जितनी भी बड़ी सोसाइटीज़ ले लें, आपको उसके अंदर ये स्ट्रक्चर प्लान रोड्स नज़र आएंगी। ख़ास तौर पे जब पिछली हुकूमत थी मुस्लिम लीग नून की, तो इन्होंने पाइन एवेन्यू जो जाती उम्र तक अड्डा प्लॉट तक बनती है, वो उन्होंने बनाई। वो जिस तरह भी घूम के सारी सोसाइटियों से निकली और ये प्रपोज प्लान रोड थी। अब लाहौर शहर के अंदर बहुत सारी ऐसी रोड्स हैं जिनको कम्प्लीट नहीं किया गया स्ट्रक्चर प्लान रोड। अगर मैं बात करूँ एक्सपो सेंटर से सामने जो सीधा कादिर तो पास चौक ख़ियाबान फिरदौसी से ख़ियाबान जिना तक आती है, उसको नहीं कंप्लीट किया गया। कैनाल रोड के पैरेलल जो रोड आपको बहरिया तक मिलाती है, उसको कंप्लीट नहीं किया गया। उसके बाद भल्ला चौक जौहर टाउन में एक रोड है जो आपको मिलाती है जाके आपकी वाबडा टाउन वाली साइड पे, उसको भी कंप्लीट नहीं किया गया। एक तो ये तो मिसिंग लिंक है। अब इसमें 2-3 बड़ी नई रोड्स हैं जो लाहौर शहर का नक्शा बदल देंगी। ख़ास तौर पे जब कसूर और कसूर से आने वाली लाहौर के अंदर आबादी वो जब एंटर होगी लाहौर में, तो सुए असल के मकाम पे उनको LD सिटी तक
एक नई रोड से एक्सेस दी जाएगी जिसको कहते हैं चनाब रोड। अच्छा, इसी तरह LDA सिटी से आगे पाइन एवेन्यू तक, अड्डा प्लॉट तक, जाती उमरा तक एक रोड एक्सेस में आएगी, उसको कहते हैं नीलम रोड। अच्छा, अब ये दो वो रोड्स हैं जो लाहौर शहर के डायनामिक्स को चेंज कर देंगी। आपने देखा है कि पहले लाहौर का फैलाव हुआ और लाहौर जो है वो बॉर्डर तक जाके लग गया, अब तो उधर गुंजाइश नहीं है। अब अगर जनूबी लाहौर है उसका फैलाव हो रहा है तेजी के साथ। पहले सिर्फ क्या होता था कि जौहर टाउन तक एक आबादी थी, मैं कोई पुरानी बात नहीं है, मैं यूनिवर्सिटी 2007 में आया तो जौहर टाउन के बाद उल्लू बोल रहे होते थे, ऐसे ही था ही कोई नहीं। उसके बाद मरहलावार सारी हुई, अब तो रायविंड क्रॉस करके सुंदर तक आबादकारी हो गई है। बिल्कुल ऐसे इनको एक स्ट्रक्चरल प्लान रोड के तहत इनको रेगुलराइज किया जाएगा। उसके बाद जो उसका बेसिक प्लान है ये तो रोड बन जाएगी। इसके बाद यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम लॉन्च किया जाएगा। कसूर से आने वाले लोग वाया LDA सिटी, रिंग रोड, आपका जिया बग्गा रोड, लोगों को बहुत बड़ी, बिल्कुल इवन के लेक सिटी तक और जाती उमरा तक, पाइन एवेन्यू तक वो आराम से लोकल ट्रांसपोर्ट पे आ सकेंगे, गाड़ियों पे आ सकेंगे और नई और अभी कुछ ऐसा वहाँ पे नहीं है, तो ये सब अभी तो कुछ नहीं है ना, बहुत बड़ी ब्लेसिंग। अभी तो देखेंगे वहाँ पे खुले मैदान हैं, वहाँ पे प्राइवेट सोसाइटीज हैं, मुख्तलिफ जो है वो एरियाज, अबंडेंट एरियाज हैं। लेकिन ना ये जो LDA ने सुबह बनाया कि 6 स्ट्रक्चरल सड़कें बनाने की मंजूरी दी है, तो जो पहले जो सड़कें बनी हैं उनको तो LDA ठीक कर ले, वो उनकी हालत देखे, शहर के अंदर देखे जाकर गाड़ियों के जो अभी सड़कें बनी क्या, अभी जो बनी हुई हैं उनको उखाड़ते चले जा रहे हैं। फिर वो जो ये सीवरेज सिस्टम अब पैसे खर्च कर रहे हैं और सारी सड़कें उखाड़ी हुई हैं और वहां पर गाड़ी का जैप ऐसा लगता है कि उसके एक्सल टूटने का खतरा होता है और गाड़ी का वो जो यहाँ पे मैं खोखर साहब को तस्दीक कर दूं, वो जो लाहौर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत जो सड़कें उखाड़ी हुई है ना, वो MCL ने रिस्टोर करनी है, वो ही कह रही हूं, उसमें LDA को निकाल दिया गया। ये तो सारे काम करते जा रहे हैं और वहीं सड़कें छोड़ के देखिए ना आप, ये वाली रोड जो हमारे साथ पीको रोड है, आप कुछ अर्सा पहले बनी, बिल्कुल अकबर चौक उसका फ्लाईओवर बना और सारी रोड नई कारपेट हुई, इन्होंने आके उखाड़ दी, इन्होंने सारी रोड बेदरेग तरीके से उखाड़ दी। आप अगर LDA के सामने जाएं तो नई सड़क को उखाड़ते हुए सीवरेज डाली जा रहे हैं, किसी को इस चीज का एहसास ही नहीं है कि कितना कीमती असासा उखाड़ी जा रहे हैं, कोई प्लानिंग नहीं है। उसके बाद जिन्होंने सड़क बनाई उनको बार कर दिया और MCL को कहा जी वो रिस्टोर कर दे, ठीक है जी, अरबों रुपए के रेस्टोरेशन के फंड उनको दे दिए। ये तो वाज़ेह कि ये रिस्पांसिबिलिटी MCL की है कि जहां कहीं पर लाहौर डेवलपमेंट पैकेज के तहत काम हो रहा है वो MCL, अब वो रेस्टोरेशन उन्होंने करनी है, नीचे जमीन पे पाइप वासा ने डालने हैं, ऊपर रेस्टोरेशन MCL ने डालनी है और MCL को हेड करें डिप्टी कमिश्नर इज्जत माँ बदौलत, जिनको मैं कहता हूँ कि बहुत बड़े सीनियर ब्यूरोक्रेट हैं, वो बहुत ज़्यादा आपको मार्केट में नज़र नहीं आएंगे, तो उनका काम है। अब तनकीद अगर खोखर साहब की बनती है तो ब्यूरोक्रेसी पे बनती है, इदारों पे तो बाद में आएंगे ना, इदारों को तो हाँकना ब्यूरोक्रेसी ने है ना, बिल्कुल सही, ब्यूरोक्रेसी ने वो छांटा पकड़ना है और इदारों को हाँकना है। अब वो इदारों को हाँक ही ना सके, काम ही ना करवा सके, काम ही ना ले सके, क्यों खोखर साहब फिर ब्यूरोक्रेसी क्यों चुप है? जी बिल्कुल, इस हवाले से महकमा बल्दियात जो उसको भी चाहिए कि MCL को एक्टिवेट करे और जो सड़कें टूटी हुई हैं या जो सड़कें उन्होंने MCL को तो बजट बड़ा मिला ना, 29 अरब रुपया मेरा ख्याल है बजट मिला है, तो रेस्टोरेशन का, सड़कों की बहाली का, जिसमें स्ट्रीट लाइट भी है, छोटी सड़कें हैं तो वो बहाल करे। वो अभी तक उसने सिर्फ 10% 10 करोड़ रुपया मेरा नहीं 10 अरब मेरा ख्याल है 29 अरब में से 10 अरब खर्च किया है, बाकी अभी तक खर्च नहीं हो सका। इस हवाले से वो कहते हैं अभी तक वो काम हो रहा है, तो इस हवाले से बल्दिया लाहौर को चाहिए कि वो, क्योंकि बल्दिया लाहौर का मेयर कोई नहीं है और बल्दिया लाहौर के अवामी नुमाइंदे को नहीं है और ब्यूरोक्रेसी जो DC है वो दफ्तर से नहीं निकलते और इस वजह से वो बल्दिया लाहौर का काम जो है वो बड़ा एक बहुत बड़ा मसला है। गौहर एजाज और बिलाल यासीन की मुलाकात हुई है, हाउसिंग सोसाइटीज की इस्लाहात का फैसला, 1 विंडो की सहूलत मिलेगी, क्या प्लान है दुरे नायाब? अच्छा, प्राइवेट हाउसिंग स्कीम में ना बड़ा कंसर्न था और मुस्लिम यूनियन की हुकूमत को भी इन्होंने आके, मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने भी जब LDA में एक दफ़ा गई 3 घंटे के लिए, तो उन्होंने इसी पे फोकस रखा। अब उसके बाद उन्होंने टास्क एक बड़ा सिंपल दिया था कि प्राइवेट सोसाइटी जो अप्रूव्ड है उनको अलहदा करें, जो अप्रूव्ड हो के आगे इलीगल एक्सटेंशन में चलेगी उनको अलहदा करें और जो टोटल इलीगल्स हैं उनको अलहदा करते हैं। अब जो इलीगल एक्सटेंशन में चली गई हैं उनको किसी तरीके से रेगुलराइज किया जा सकता है, जुर्माने लिए जा सकते हैं, भारी जुर्माने लेके उनकी चीज़ें नोक पलक छलक साथ चीज़ सीधी करके ज़मीन पूरी करा के उनको रेगुलर किया जाए। अब जो टोटल इलीगल है वहाँ पे क्या करना है, कौन सा कानून इजाज़त देता है, कौन से कानून के तहत उनको रेगुलराइज किया जा सकता है, उसके अंदर पार्कों की, कब्रिस्तानों की, अस्पतालों की, पब्लिक यूटिलिटी साइट्स वो कैसे छुड़वाई जा सकती हैं, क्योंकि उन्होंने तो वो भी ऑक्यूपाइड करके प्लॉटिंग कर दी है। इस पे अब इन्होंने कहा था जी कि एक सॉफ्टवेयर बनेगा, उसके अंदर तमाम डाटा आएगा, जो इलीगल सेल परचेज में मुलविस है उनको अलहदा किया जाएगा, उनके खिलाफ एक्शन होगा। जो सोसाइटियाँ अबंडेंट पड़ी हैं और उन्होंने सरकारी लैंड पे कब्जा किया उनको तो बिल्कुल
रियायत में दी जाएगी और जो आगे रेगुलराइज होने को आ रहे हैं उनको भारी जुर्माने डाल के ज़मीन पूरी करा के रेगुलराइज किया जाएगा। अब यहाँ पर तो चलो मैकेनिज्म समझ आ गया, लेकिन जो ओवर सेलिंग कर रही हैं सोसाइटियाँ, प्राइवेट सोसाइटियाँ, जिन्होंने 2-2, 3-3 हज़ार फाइलें बेची हुई हैं लोगों को और उनके पास प्लॉट नहीं है, उनके पास ज़मीन नहीं है, नामो निशान नहीं है, और जो उनके पास ऑलरेडी एरियाज़ हैं वहाँ पे डेवलपमेंट नहीं है, वहाँ पे सड़कें नहीं है, वहाँ पे सीवरेज नहीं है, बिजली नहीं है, कब्रिस्तान नहीं है, कुछ भी नहीं है, उनके लिए क्या किया जाएगा? तो इसमें एलडीए बहुत पीछे दिखाई दे रहा है और एलडीए जो है ना वर्कआउट इस पर नहीं कर पा रहा और इतनी ज़्यादा मुश्किलात हैं जिस पे फिर अब गौहर एजाज साहब को भी आना पड़ा क्योंकि वो आबाद के जो है वो चेयरमैन है पूरी जो एसोसिएशन है। उसके बाद मिनिस्टर हाउसिंग को आना पड़ा, उसके बाद डीजी एलडीए बैठे, उसके बाद एसएमबीआर के जो चेयरमैन है वो बैठे। अब ये एक मैकेनिज्म निकाल रहे हैं ताकि किसी को कोई इतराज़ ना हो। सिफारिशात कैटर की जा रही हैं, अच्छी बात है, क्योंकि जो डेवलपर्स हैं जो मेरिट पे काम करते हैं, गौहर एजाज साहब जैसे, जिस तरह उनकी सोसाइटी है लेक सिटी, उसको बड़े हाई रेट किया जाता है, जो मेरिट पे काम करते हैं डेवलपर्स, उनकी इनपुट के बगैर आप कोई कानून साजी कर नहीं सकते। चलें जी, अच्छा अगली खबर है जी, वाटर रिसाइकलिंग प्लांट के बगैर नक्शा मंजूर ना किया जाए, ये हाई कोर्ट का कहना है। इससे कबल भी हाई कोर्ट बारहा इस पर जो है वो अहकाम जारी कर चुकी है, सर्विस स्टेशन के हवाले से भी अहकाम। पानी को बचाना बहुत अहम इशू है, बहुत बड़ा मसला है और अगर आज इस पे काम ना हुआ तो बहुत देर हो जाएगी। जी बिल्कुल, मैं इस हवाले से ये कहूँगा कि ये ऑलरेडी जो है ना ये रूल्स होने चाहिए वासा को कि रिसाइकलिंग के प्लांट के बगैर नक्शा मंजूर ना किया जाए और ये जो रिसाइकलिंग प्लांट जो है वो लगाया जाए। इस हवाले से बल्दिया लाहौर, एलडीए, वासा तीनों एजेंसियों को मिलकर काम करना चाहिए। हाईकोर्ट को हुक्म देने की क्यों जरूरत है? ये महकमे क्यों नहीं काम कर रहे? ब्यूरोक्रेसी क्या कर रही है? ब्यूरोक्रेसी हाथ पे हाथ रख के बैठी हुई है। ये ब्यूरोक्रेसी का काम है कि ऑलरेडी कानून होना चाहिए, रूल्स होना चाहिए कि वाटर रिसाइकलिंग के बगैर, प्लांट के बगैर जो नक्शा मंजूर ना किया जाए और इस वाले से ताकि पानी का बचत किया जा सके। और पानी की अगर बचत इस वक्त सबसे बड़ा, इन्होंने वैसे सर्विस स्टेशन भी बंद कराए हैं और नए सर्विस स्टेशन बनाने पर जो है वो पाबंदी लगाई है, हाई कोर्ट के हुक्म पर लगाई गई है पाबंदी, जो ये महकमा माहौलियात ने पाबंदी लगा नोटिफिकेशन जारी किया है। तो इस हवाले से ये बल्दिया लाहौर को, वासा को और एलडीए को ये चाहिए कि इस वाले से नक्शे जो है ना मंजूर ना किए जाए और जो ऑलरेडी जो इस पर मैकेनिज्म एक बनाया जाए ताकि लाहौर हाईकोर्ट को बार बार मुदाखलत करनी पड़े। ये इख्तियार है कि नक्शा ही आप मंजूर ना करें। ये बिल्कुल मैंने आज खबर देनी थी तो चलें आपके प्रोग्राम में खबर ब्रेक कर देते हैं कि लाहौर शहर में एलडीए में अब कोई ऐसा नक्शा पास नहीं होगा जिसके अंदर रिसाइकलिंग का मैकेनिज्म नहीं होगा। अब एलडीए ने अपने कानून साजी अमेंड कर ली है, हाई कोर्ट के डायरेक्शन जनवरी में दी गई थी, अब ये दूसरी डायरेक्शन है। जनवरी में इन्होंने प्रपोज किया, 24 जनवरी को एलडीए अथॉरिटी की मीटिंग हुई, उसमें ये प्रपोज किया गया कि घरों के नक्शे में और जो आपके कमर्शियल नक्शे हैं, जो प्लाजाज हैं, उनके अंदर आप ग्रे वाटर का रिसाइकलिंग प्लांट, ग्रे वाटर वो होता है जो आपका सेप्टिक टैंक अलहदा होता है, उसके अंदर तो आपका वॉशरूम और दीगर पानी का वेस्ट जा रहा होता है। ग्रे वाटर वो होता है जो आपका किचन या दूसरे मकासद के लिए पानी होता है जो रिसाइकल होके आपकी आबियारी के लिए यानी कि पौधों को देने के लिए दीगर चीज काम आ सकता है। ठीक है जी, अब वो ग्रे वाटर टैंक भी आपके अंदर घर के अंदर बनाना होगा। इससे अब 2 टैंक्स बनेंगे, वेस्ट वाटर जो है वो अलहदा जा रहा होगा, आपका जो दूसरा जिसमें आप नहा रहे हैं या आप कम से कम बर्तन धो रहे हैं, किस तरह का पानी है जो सॉफ्ट तरीके से ट्रीट होके रिसाइकल होके आपके लिए यूज हो सकता है, उसका अलहदा होगा। अब ये कानून हो चुका है, परसों मिनट्स ऑफ मीटिंग उस 24 जनवरी की मीटिंग के 3 महीने बाद जारी हुए हैं, उसके अंदर ये एलडीए के बिल्डिंग बायलॉज के अंदर अमेंडमेंट कर दी गई है। और तो अब जो इसमें हाई कोर्ट इम्प्लीमेंट कराना है तो अब तो कल से है, कल से तो ये इम्प्लीमेंट हो गया है। 1 मिनट जब जारी हो जाते हैं किसी फैसले के, किसी अथॉरिटी के, उस दिन से नाफिजुल अमल होता है। चलें, देर आया दुरुस्त है। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक वंस अगेन। मनाजिर आपने देख लिए, मॉल रोड पर यह एहतजाज जारी है जिसकी वजह से हो क्या रहा है कि पूरे शहर में अगर आप शाम के टाइम चले जाएं तो एक मॉल रोड अगर बंद हो जाती है तो ट्रैफिक बुरा हाल हो जाता है। जितनी लिंक्ड शाहराएं हैं, जेल रोड की बात कर लें, कैनाल की बात कर लें, फिरोजपुर रोड की बात कर लें, ट्रैफिक का शदीद दबाव हो जाता है। अब समझ ये नहीं आ रही है, अस्पतालों की ओपीडीज भी बंद होना शुरू हो गई, सड़कें भी बंद, अस्पताल भी बंद, कहाँ जाएगी आवाम? खोखर साहब, मेरा सिर्फ एक पॉइंट है, मेरा पॉइंट ये है कि अगर अस्पतालों की नजकारी से मरीजों को फ्री इलाज मिलता है तो ये होनी चाहिए, लेकिन अगर इससे इलाज महंगा हो जाता है और सरकारी अस्पताल भी प्राइवेट अस्पतालों की तरह चार्ज करना फिर नहीं होनी चाहिए।
फिर एहतजाज नहीं, फिर दर्जकारी नहीं होनी चाहिए कि सरकारी अस्पतालों में जो है वो ओपीडी के फीस बढ़ा दी जाए, ऑपरेशन थिएटर के चार्जेस बढ़ा दी जाए, मशीनों के जो टेस्टों के लेबॉर्ट्रियों के फीसें बढ़ा दी जाए, और अस्पताल प्राइवेट अस्पताल सरकारी अस्पताल भी प्राइवेट बन जाए और लोगों से पैसे बटोरने शुरू कर दी जाए, फिर नजकारी नहीं होनी चाहिए। नजकारी का मकसद यह है कि पेशेंट को ना फ्री ट्रीटमेंट मिले और बेहतर सहूलतें मिले, फिर नजकारी कर दें। मेरा सिर्फ इतना पॉइंट। अच्छा देखिए, निजकारी करने के बाद अगर आपने वही कॉस्ट जो प्राइवेट अस्पतालों में सरकारी फंड से निकाल के, लोगों के टैक्सों से पैसे से निकाल के प्राइवेट कंपनियों को देनी है, प्राइवेट वेंडर्स को देनी है, तो फिर क्या हासिल हुआ? ये कोई आप बिल्कुल ये छोड़ दें कि सस्ता इलाज करने के लिए ये प्राइवेट कंपनियां या प्राइवेट मेडिकल के जो फैसिलिटी देने वाले फैसिलिटेटर्स है वो आ जाएंगे और आके कहेंगे ठीक है जी हम तो अल्लाह के नाम पे ये काम कर रहे हैं, जादू की छड़ी कोई नहीं लेता और कि जी हम अल्लाह के नाम पे ये सारी फैसिलिटीज आवाम को देते हैं। ऐसा नहीं होगा। वो अप टू डेट रेट्स के मुताबिक गवर्नमेंट से चार्ज करेंगे। गवर्नमेंट उसमें जितना सब्सिडाइज कर सकेगी, आवाम के ऊपर जितना कम बोझ डाल सकेगी, वो एक मैकेनिज्म तय होगा। लेकिन वो प्राइवेट वेंडर्स, प्राइवेट ठेकेदार उनको पैसे पूरे देंगे। ये नहीं होगा कि जी वो वहां पे कहेंगे कि हम तो अब नहीं कर सकते। अब ये वही सिस्टम है जो आपको ये आसान तो नहीं होगा ये आपको सिस्टम या हेल्थ कार्ड पे क्या होता था, आप हेल्थ कार्ड लेके गए हैं, आपने इलाज करा लिया है, लेकिन जो प्राइवेट हॉस्पिटल की फीस थी, सर्जन की फीस थी, जो मेडिकल के इश्यूज थे, जो सारी चीजें आपके पे होती थी, वो इंश्योरेंस के थ्रू अप टू डेट रेट पे होती थी। बिल्कुल ऐसे ही आपको तो इलाज मिल जाता था। लेकिन सरकार ने आपके नाम पे 10-10 लाख रुपए का एक कुशन लगा के रख दिया था कि जी ये अब इनके एक खाता हो गया, अब इनके जरिए जो भी इलाज करवा लें, जहां से मर्जी करा लें। सवाल ये है कि जब इम्प्लीमेंट होगा तब तो देखें कि अस्पतालों के हालात क्या होते हैं। बट ये जो अभी एहतजाज हो रहा है मॉल रोड पर, इसका तो कोई हल होना चाहिए। हमने मॉल रोड पर ही एहतजाज के खमियाजे भुगते और बहुत बुरे नतीजे देखे। मैं मजबूर हो गया हूँ ये बात कहने पे, और ये स्टडी एक मैंने पूरी की है। मैंने बहुत लोगों से मिला, मैं अस्पतालों में गया, वैसे भी गया, मैंने जाहिर चौधरी साहब से इतनी डिस्कशंस की। मैं इस नतीजे पे पहुँच गया हूँ कि आप सेक्रेटरी साहब को तो साइड पे कर दें, वो तो एक ब्यूरोक्रेट हैं और अमेरिका बहुत अच्छा सर्व करके आए, उनको तो अभी चीज़ों का नहीं पता। लेकिन नीचे जितने ये लोग हैं, नीचे जितना माफिया बैठा है स्पेशलाइज हेल्थ केयर का, खोकर साहब उससे ज़्यादा जानते हैं उनको, उनके मफाद हैं और वो इतने नाअहल हैं अपनी नाअहली छुपाने के लिए, अपने फेलियर छुपाने के लिए। कभी वो ये सहारा लेते हैं कि देखिए जी मीडिया तो हमें ब्लैकमेल कर रहा है, कभी वो ये सहारा लेते हैं कि जी हम पे तो बड़ा नाजायज जो है वो तनकीद की जा रही है। अपने फेलियर्स को वो कहां कहां जस्टिफाई करेंगे। आज हेल्थ प्रोफेशनल सड़कों पे बैठे हैं, कल वो काम छोड़ के घरों पे बैठ जाएंगे, फाकों तक चले जाएंगे। अब तो वो काम करने को तैयार नहीं है। आप इस फेलियर को, उनके जायज मुतालबात को ऊपर हायरार्की तक पहुंचाने में मुस्बत किरदार साजी करें, इसको मनफी किरदार साजी की तरफ ना लेके जाएं। अगर इसके बाद को ओवर डूइंग करते हैं डॉक्टर्स, तो हमने हमेशा प्रोग्राम में बैठ के आपने भी हमने तनकीद की है कि अब ये ओवर डूइंग है, अब डॉक्टर्स का ये रवैया बनता नहीं है। लेकिन जहां पे आप उनकी निजकारी का अमल लेके जा रहे हैं, उनको प्राइवेट सेक्टर की तरफ लेके जा रहे हैं, आप एक मिक्स मैच हॉस्पिटल के अंदर के कुछ हिस्से प्राइवेट होंगे, कुछ हिस्से सरकारी होंगे, आप ये आधा तीतर आधा बतेर वाला काम करें तो उनके तमाम समझ लगे और ना कोई सहूलत प्रॉपर तरीके से मिल सके। अलबत्ता इस एहतजाज की वजह से, जो कि कितने दिनों से ही जारी है, ट्रैफिक का निज़ाम भी बुरी तरह से मुतासिर है। प्रॉपर कोई बातचीत करके इसका हल निकालना चाहिए, क्योंकि इससे मसाइल अस्पतालों में भी होंगे, बाहर सड़कों पर भी बहुत सारे मसाइल होंगे। ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे हमारे साथ। वेलकम बैक। ताजिर हैं जी सरापा एहतजाज। वो कहते हैं कि हम बरसों से हुकूमत को रेवेन्यू दे रहे हैं, हुकूमत तहफ़्फ़ुज़ात दूर करे, मंसूबे पर नज़रसानी करे। सर्कुलर रोड की बहाली का प्लान है जिस पर ताजिर सरापा एहतजाज है। कैसर खोकर साहब जी बिल्कुल, ये वॉल सिटी अथॉरिटी का प्रोजेक्ट है कि लाहौर को, अंदरूनी शहर को जो है बहाल किया जा रहा है और इसकी तरीखी हैसियत बहाल की जा रही है। सर्कुलर रोड को बहाल किया जा रहा है और लाहौर के जो अंदरूनी शहर के जो दरवाजे हैं उनको उनकी असल हालत में बहाल किया जा रहा है। इस हवाले से जो महकमा आर्काइव है उससे तस्वीरें ली जा रही हैं कि पुराने लाहौर के जो दरवाजे होते थे उनकी तस्वीरें क्या होती थी, उनकी फ़ोटो उनकी ली जा रही है ताकि उनको उनकी असल हालत में नए दरवाजे बनाया जाए। और इस हवाले से ताजर मैं बताऊं कि जितनी भी तारीखी इमारतें हैं या तारीखी मकामात हैं लाहौर शहर के, उसके बाद ताजर जो है उन्होंने तजावज़ात की हुई हैं, दुकानें बनाई हुई हैं, इलीगल पार्किंग प्लाजे बनाए हुए हैं, इलीगल पार्किंग स्टैंड बनाए हुए हैं। और वॉल सिटी अथॉरिटी जब कार्रवाई करता है तो वो कहते हैं हमें मुतबादल जगह दीजिए, हमें इतने पैसे दिए जाए और बड़ी हावी डिमांड करते हैं, जिसके लिए कई जगह पर वॉल सिटी अथॉरिटी ने पेमेंट भी की है इनको, ताजरों को, और इनको मुतबादल जगह भी दे रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद ताजर जो है मजामत क्योंकि करते हैं, ताजर क्योंकि वोट होते हैं और ये बाहर से लोग होते हैं और
मुस्लिम लीग नून के नवाज शरीफ और हमजा शमात का जो हल्का भी है फिर वो, और इस वाले से फिर चैम्बर तक इनकी अप्रोच है, तो ये इस वाले से वाल सिटी हजारों दुकानें हैं, 7000 दुकानें यहाँ लिखा है, लेकिन बहुत ज्यादा तादाद में हैं, तो इनके लिए क्या प्लान है? अच्छा, ये ना फैसला मियां नवाज शरीफ साहब ने खुद लिया है, और वो कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि वो सिविल सेक्रेटरीट भी गए और उन्होंने वॉल सिटी की बहाली पे पूरी ब्रीफिंग दी। चीफ सेक्रेटरीज जो थे मुतलका, उन्होंने सब ने उनको आगाह किया। उस पर जो बात अब निकली है वो ये है कि सर्कुलर रोड से जो जितनी भी इंक्रोचमेंट्स हैं या नॉन इंक्रोचमेंट्स हैं या प्राइवेट लैंड्स हैं या किसी की मलकीती लैंड्स हैं, इनको अब फारग किया जाए, और वॉल सिटी की जितनी भी फसील है, जितनी भी दीवारें हैं, उनका विजन क्लियर किया जाए, ताकि एक तो अंदर तो बात की बात है, पहले उसकी प्रॉपर बाहर से लुक तो बहाल हो ना। जिस तरह मीनार पाकिस्तान से आप आज़ादी चौक पे खड़े हो, आपको मीनार पाकिस्तान की दूसरी तरफ पूरा लाहौर किले की दीवार फसील नजर आती है, ठीक है, लेकिन आप सर्कल रोड पे चले जाएं तो आपको कुछ नजर नहीं आता। आगे बेहंगम दुकानें हैं, हर चीज़ है, वो सारी खड़ी हैं। मसला अब यहाँ पे 3-4 कैटेगरीज का आ जाएगा। एक तो वो जिनकी नस्ल दर नस्ल 7वीं 8वीं पीढ़ियाँ भी अब वहाँ पे कारोबार कर रही हैं और जेन्युइन लैंड होल्डर होंगे। दूसरे वो जो लीज होल्डर हैं, उसमें महकमा औकाफ और दीगर महकमों की जो लीज पे दी गई हैं। तीसरे वो है जो टोटल नाजायज़ है, जिसका कोकर साहब जिक्र कर रहे थे, वो तो चलें ठीक है, उनका तो जाना बनता है, उनका तो कोई रियायत नहीं होनी चाहिए। लेकिन अब चूंकि इन हालात में उनको उठाया जा रहा है, तो माजी में भी मुस्लिम लीग का ये एक समझे एक अच्छा अमल रहा है कि वो डिस्टर्बेंस अलाउंस समेत जो डिस्टर्ब उनका बिजनेस हो रहा होता है, जो स्ट्रक्चर उनका लॉस हो रहा होता है, वो लाजमी पे कर देते हैं कि चलें किसी का डैमेज हो रहा है, किसी का कारोबार डिस्टर्ब हो रहा है यहाँ से, तो उनको जो पैसे भी तय करेगी कमेटी वो दे देने चाहिए। बाकी जिनकी लैंड है, उनको लैंड के बदले लैंड भी दी जा सकती है कहीं दूसरी तरफ, उनको लैंड की कीमत भी दे के उनको यहाँ से जाए रुखसत किया जा सकता है। जो लीज होल्डर तीसरी कैटेगरी में आ जाएंगे, उनको ये तो कोई माफी नहीं, तो लीज कैंसिल होगी, वो तो किसी लम्हे भी हो सकती है, उसमें तो कानून भी कहता है, इजाजत भी दे सकता है। अब एक मसला जो इम्पोर्टेंट है इसमें कि लोग अदालतों में जाएंगे, अब लंबे केसेस चलेंगे। लाहौर शहर में कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट वो अदालतों में गुजरे बगैर नहीं हमने होता। देखा, ऑरेंज लाइन हमारे सामने मिसाल है, मेट्रो बस, सिग्नल फ्री कॉरिडोर, जितना भी उठा ले। अब यहाँ पे देखना ये है कि जो बड़ी बड़ी मूवमेंट है माजी में जो अदालतों में गई, उनका स्टांस क्या है। लाहौर बचाओ तहरीक बनी, आपने देखा होगा। फिर अब कंजर्वेटिव जो सोसाइटी है जो लाहौर की तारीखी हैसियत को बहाल रखने में है, क्या वो इनके मुआविन साबित होगी या इनके अगेंस्ट खड़ी हो जाएगी? क्योंकि अब सियासत तो सिविल सोसाइटीज के अंदर भी आ गई है, ऐसी है, सियासत तो एनजीओज के अंदर भी आ गई है, और जितने ताजर्स हैं, जितने ताजर हजरात हैं, अब उनका भी मौकफ देखा जाए तो एक हद तक जायज है। लेकिन जो साल हर साल से वहाँ जो बैठे हैं, लेकिन उनको ये भी तो देखना होगा ना कि उन्होंने लाहौर शहर के अंदर ताजर बरादरी को जायज तरीके से कारोबार कराने के लिए कितनी मुआवनत की। लाहौर शहर के अंदर जो तजावजात बनी, थड़े बन गए, दुकानों के आगे इंक्रोचमेंट फट्टे लग गए, उस पर ताजर बरादरी भी बहुत हद तक खुद भी इन्वॉल्व रही। आपकी इलीगल इंक्रोचमेंट से लेकर इलीगल ऑक्यूपेशन तक, इलीगल बिल्डिंग्स तक, वॉल सिटी के अंदर छोटे छोटे 2-2 1-1 मरले के प्लाजे खड़े हो गए, जिसका पूरी दुनिया में कोई कॉन्सेप्ट ही बिल्डिंग बायलॉज में नहीं है। वॉल सिटी की है ना। तो ये चीजें फिर आप पे आती हैं, आप उस पर भी बात करें। अब जब हर चीज को स्ट्रीमलाइन करने का वक्त आ रहा है, उसमें लॉसेस हो रहे हैं, उसमें बहुत सारे, आपको दरमियाना रास्ता निकालना चाहिए, आपको उनको फैसिलिटेट कराना चाहिए। जो लोग यहाँ से अब जाना, कुछ भी खुद लोग भी जाना चाहेंगे, कुछ लोग ये भी कहेंगे कि ठीक है अब हमारे बहुत रश हो गया, यहाँ पे बहुत कारोबार उस तरह से मुतासिर हो रहा है, ना हैवी ट्रैफिक आ पाती है, ना हमारे ट्राले, ना हमारा गोदाम में कुछ सामान आ पाता है। ठीक है, आप शादरा की तरफ ले जाएं, रिंग रोड के आसपास आबादकारी कर दें, किसी तरफ भी आप ले जा सकते हैं। तो ये टाइम है, मेरा ख्याल है कि अगर अपने अंदरून लाहौर शहर की हैसियत बरकरार रखनी है, उसको सियाती मराकज़ के तौर पर दुनिया के आगे उजागर करना है, तो आपको उसकी विसिनिटी को क्लियर करके बट इतना जल्दी होता नजर नहीं आ रहा। आपने जैसे कि बताया इतराजात होंगे, मुझे तो लगता है कि 2-3 साल का प्रोजेक्ट है। तो फिर देखें। खैर, अगली खबर है जी, जिला कचहरी में भी सहूलत सेंटर इंफॉर्मेशन ऑफिस कायम किया जा रहा है। इसका बाकायदा इफ्तिताह किया गया है। सेशन जज लाहौर ने फीता काट कर इसका इफ्तिताह किया है। जी कैसे खोकर साहब? जी बिल्कुल, ये जिला कचहरी में सहूलत सेंटर जो है ना कैंप किया गया है, और इस हवाले से इसका सेशन कोर्ट ने, सेशन जज ने फीता भी काटा क्या है जी इसका? सिर्फ और सिर्फ जो साइलिन आए उनको सहूलत दी जा सके, दुरे नायाब। जी बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात है, और इसमें ये सहूलत मराकज़ ना सिर्फ जिला कचहरी तक बल्कि दीगर मकामात पर भी होनी चाहिए। और हाई कोर्ट से कचहरी से रिलेटेड, केसेस से रिलेटेड बहुत सारे केसेस होते हैं, जिसके लिए मैंने देखा है कि लोग बेचारे
ख्वार हो रहे होते हैं, उनको बहुत सारी फीसें देके नकूल लेने में प्रॉब्लम होती है। अपने केसेस की नकूल के लिए मुख्तलिफ वकीलों के मुंशी तक को उनको हायर करना पड़ता है, बहुत सारी चीजें आगे पैसे देने मतलब मोहताजी है ना। अगर आप विंडो पे जाएं, वन विंडो पे जाके आप किसी भी अपने केस की कोई नकल ले लें, आप किसी भी अपने केस का स्टेटस ले लें, आप किसी भी केस की नोयत का अंदाजा कर लें, आप किसी केस की तारीख का तो यहाँ तो साल केसेस लगे आपको एक चीज है, आप बड़ा जबरदस्त है तो आपको इंफॉर्मेशन, ना सिर्फ इंफॉर्मेशन बल्कि आपका जो जायज़ रिकॉर्ड आपको मिलना चाहिए उसकी फराहमी का मैकेनिज्म बना के, मैं समझता हूँ कि अदालत की बहुत अच्छी एक काविश है। इसमें सेशन जज साहब जो गए हैं उनकी भी एक बहुत है, और इसको प्रॉपर अब ऑपरेशनल रखने के लिए इसकी मॉनिटरिंग जरूरी है। अगर आपने एक सिलसिला शुरू किया है तो फिर उससे समरात भी तो अब अगर सेशन अदालत बाकायदा खुद मॉनिटरिंग का प्रोसेस भी अपने जिम्मे ले ले तो ये पूरा ऑपरेशनल रहेगा, और यहाँ पे जितनी भी अदालती केसेस और अदालती मुआवनकारी जितनी भी हो सकेगी वो इस वन विंडो के जरिए आपको इस सहूलत मरकज़ के जरिए मिलेगी। बिल्कुल ऐसे ही है। चलिए जी हम ब्रेक ले लेते हैं, ज्वाइन करेंगे आपको इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक वंस अगेन। 15 रोज में अताइयों का सफाया, सीईओ को टास्क मिल गया है। ये मेरे ख्याल से जब से मैंने ये अपने साथी करियर का आगाज़ किया तो हमेशा से जाहिद साहब की ये खबरें हमारे साथ साथ चलती रही। सफाया पता नहीं मुकम्मल तौर पर हो भी पाया नहीं, कुछ चीज़ें होती है ना कि आपको उसका फॉलोअप, प्रॉपर मॉनिटरिंग, उनसे हटना नहीं। ये मिस प्रिंट हो गया होगा कहीं, ये 15 रोज नहीं 15 साल तो नहीं कि लिखना था, कहीं कॉपी एडिटर की कोई गलती हो वो लिख जाएगी। ये 15 रोज का टास्क 15 रोज में ये हो ही नहीं सकता। एक लेटर ड्राफ्ट नहीं करती हमारे ये जो अफसरशाही है यहाँ पे बाबू है। ये मसला ये है कि जो सरकारी अस्पताल है वहाँ पर लोगों को इलाज मिल नहीं रहा, लोग एक एक बेड पर चार मरीज है, और प्राइवेट अस्पताल में इलाज इतना महंगा है, प्राइवेट डॉक्टरों के पास इतना महंगा इलाज है कि लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, तो लोग अताइयों के पास ना जाए तो कहाँ जाए। फिर हुकूमत लोगों को पहले छूट दे, उनको मुतबादला हेल्थ की फैसिलिटी दे ना। अब देखे जो ये कंसल्टेंट की सीटें हैं, ये 3 यानी कि 3-4 सीटें जो है कंसल्टेंट खाली पड़ी हुई हैं, और अस्पतालों में देखें टेस्ट कितने महंगे हैं। और ये मार रोड पर देखें डॉक्टरों ने, वो मेडिकल हेल्थ वालों ने मार रोड पर अभी आपने खबर डिस्कस किया, धरना दिया हुआ है, और नजकारी के खिलाफ दिया हुआ है धरना। तो लोग फिर ताइयों के पास जो वो क्वैक जो होते हैं वो उनके पास शॉर्टकट रास्ता होता है, ये हड्डी जो कि आपकी हड्डी ज्यादा खराब कर देते हैं। बिल्कुल, और साफ करने वाले। और हमारी कौम की ये हैबिट है कि हम जब बीमार होते हैं ना तो पहले हम खुद इलाज करते हैं, खुद घर में जो पड़ी हुई दवाइयां होती हैं, डिस्प्रिन की गोलियां दूसरी खाने की कोशिश करके इलाज करने की कोशिश करते हैं। जब नहीं आती तो मोहल्ले में जो टखना डॉक्टर होता है उसके पास जाते हैं, उससे इलाज कराते हैं। अगर ना इलाज तो फिर अस्पताल में जाते हैं या किसी प्राइवेट क्लिनिक पर जाते हैं, आखिरी स्टेज पर पहुंचते हैं, और जब पहुंचते हैं उस वक्त आखिरी स्टेज होती है। ये हमारी एक हैबिट बनी हुई है और हमारी एक साइकी बन चुकी है कि इस तरह लोग करते हैं, और लोग फिर अताई डॉक्टरों से लोगों को फायदा भी होता है, इसलिए लोग जाते भी हैं। अच्छा, वो फायदा बहुत बड़ा नुकसान भी होता है, फायदा भी होता है, नुकसान भी होता है। ऐसे मैंने केसेस देखे कि बस जो वक्ती तौर पे फायदे की बात है ना, क्योंकि वो देते हैं स्टीरॉइड्स, ठीक है, और जो जितने भी अताई डॉक्टर बैठे हैं वो आपको डेक्सामेथासोन लगाएंगे इंजेक्शन में, आपको डेक्सामेथासोन की गोलियां दे देंगे। अब वो एक स्टीरॉइड है और वो मैक्सिमम जो है ना वो जानवरों को दिए जाते हैं। आपको याद होगा एक स्कैंडल निकला था डेक्सामेथासोन का कि ये जानवरों के लिए यूजेबल है और ये स्टीरॉइड्स है, उसका फौरी असर होता है। इसी तरह एंटी एलर्जिक दे देंगे आपको धड़ाधड़ किस्म की, आपको 3-4 एक फक्का बना के देंगे। आप वो जब फक्का मारेंगे ना उसके बाद 15-20 मिनट आधे घंटे के बाद आप सेट हो जाएंगे। आप कहेंगे डॉक्टर साहब बड़े करामत है, लेकिन जो आपका लिवर और किडनी पे उसका इफेक्ट आएगा ना लेटर ऑन, आपको पता नहीं लगेगा आपकी किडनी फेलियर की तरफ खुदा ना खासा कब पहुंच जाएंगे आप। चलें ये तो मसला गरीबों का है ना, अमीरों का तो मसला नहीं रहा। आपके जिन लोगों ने ये फैसला साजी करनी है अशराफिया, उनका इशू नहीं है, मसला नहीं है। अब वो लोग बहुत अपग्रेड हो चुके हैं, वो एलोपैथी, होम्योपैथी, हर्बल छोड़ के वो अब फूड्स की तरफ जा रहे हैं कि जी हम अपना जो सेट रखना है बॉडी को वो फूड्स के जरिए करें। उन्होंने बड़े बड़े महंगे जो है ना फूड न्यूट्रिशनिस्ट जो है वो हायर किए हुए हैं। अब न्यूट्रिशनिस्ट जो आपको डाइट प्लान बना के देते हैं वो कितनी फीसें लेते हैं, अच्छी खासी फीसें लेते हैं, और वो डाइट से आपको वही चीज़ें होती हैं जो पुरानी माएँ हमारी अल्लाह बख्शे वो बताती थी कि बेटा ये खा लो इससे ये होता है, खरबूजा खा लो पेट ठीक रहता है, अमरूद खा लो उससे आपके पेट का जो है वो आपकी अगर कब्ज़ है वो ठीक रहती है। हमें तो अच्छी तरह याद है कौन सी चीज़ें। आप आलू बुखारा जो फल आता है खुबानी खाएं तो आपकी जिगर की गर्मी दूर होती है, मुझे तो आज तक टिप्स पे याद है चीज़ें।
अच्छा, अब प्रॉब्लम ये है कि ये क्वैक्स जो है ना, मेरे 16 साल के साथी कैरियर में तो खत्म नहीं खत्म हो सकते, जगह जगह आपको नजर आता है। और ये धड़ल्ले के साथ बैठे आप शुमाली लाहौर वाली साइड पे चले जाए वहां तो मैं कल रायविंड ने एक चीज, एक अपनी घर की एक खिड़की का लीवर तलाश कर रहा था, टूट गया था हैंडल, परसों जो आंधी आई है, मैं छान मार मार के बुरा, मैं जहाँ मैं जिस गली में जाऊँ क्वैक्स बैठे हैं, मैं जिस जगह जाऊँ, और ऐसी सी डिग्री के मैं रुक के देखता था कि यार ये कौन सी डिग्री है और पता नहीं MD FPFC पता नहीं कौन कौन सी, मुझे तो वो नहीं समझ आ रहा था। अच्छा, फिर होम्योपैथिक भी हैं, उन्होंने भी खोल के एलोपैथी देनी शुरू की हुई है, और जो हर्बलिस्ट हैं उन्होंने भी एलोपैथी की रखी हुई है, कोई पकड़ नहीं है। अब अल्लाह करे कि ये 15 रोज छोड़ के सिर्फ 15 ही क्वैक्स इन 15 दिनों में पकड़ लें तो मैं समझूंगा कि ये बहुत बड़ा कारनामा हो। बिल्कुल, ये जो जगह जगह आपको हड्डी जोड़ने वाले बैठे होते हैं कि आपकी हड्डियों की अलाइनमेंट क्या खराब कर देते हैं, सारी जिंदगी के लिए आपको उसका खमियाजा भुगतना पड़ता है। खैर, गफलत बरतने पर वासा के SDOs और सब इंजीनियर को मअतल, क्या मामला था ये? अच्छा, ये बहुत अफसोसनाक वाकया है, क्योंकि ये वाकया पहले छुपाया गया, उसके बाद जब ये मुअत्तली के ऑर्डर जारी हुए और इंक्वायरी के ऑर्डर जारी हुए ना, तो उस वक्त अंदाजा हुआ कि ये वाकया कितना बड़ा वाकया हो गया। मुगलपुरा के इलाके पे छोटा बच्चा खुले गटर में गिर के जहाँ तक हो गया, और इस मामले को कोई पहला वाकया नहीं है। इस मामले को दबाने के लिए पूरी वासा मशीनरी मुतहरक हुई। उसके बाद उन्होंने, जाहिर बात है ये तो मुअत्तली तो सिर्फ वहाँ पे लोगों का प्रेशर मुंह बंद करने के लिए की होगी, अदरवाइज कुछ अर्से बाद ये बहाल हो जाएंगे, दोबारा ये किसी न किसी जगह पे लग जाएंगे। लेकिन इस हुकूमत ने और वासा ने ये कहा था कि अब जहाँ पे गटर ढक्कन नहीं होगा उस पर मुकदमा कत्ल का जो है ना, वो अगर उसके जरिए को जाएगा तो अब ये कराए ना, बनता है ये, किसी को मिसाल तो अब ये कराए मुकदमा कत्ल। और अब जो मुअत्तली से बढ़ के आगे अपने अफसरान को अंदर करवाएं। मुझे अच्छी तरह याद है कि एक वाकया ऐसा हुआ था, तो उसमें शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आला थे, शादरा का वाकया था, और वहाँ पे रातों रात फिर उन लोगों को, वासा के अफसरों को गिरफ्तार करके उनको थानों में बंद किया गया, उन पे FIR दर्ज कराई गई। उसके बाद कुछ अरसा सुकून रहा। फिर एक वाकया हुआ जौहर टाउन में, मुझे आज तक वो बच्ची नहीं भूलती, बड़ी प्यारी बच्ची थी, रिचल, और वो एक्सपो के सामने बिल्कुल मेन रोड पे गटर के अंदर जाम भाग हो गई गिर के। उसके बाद जी ब्यूरोक्रेसी, चीफ सेक्रेटरी, CMIT टीमें बन गई, ये हो गया। लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने भी उस पर बड़ा स्ट्रिक्ट एक्शन लिया, बंदों को फारग किया, उहदों से हटाया, नौकरियों से फारग किया। अब आप मुअत्तली करके इंक्वायरी खोल देंगे तो ये किरदार अब लाहौर शहर के अंदर, ये वाकये मैं आपको सबर्स से बता रहा हूँ, शादरा जहाँ पे सीवर नहीं था, निश्तर टाउन जहाँ पे सीवर अब लग रहा है लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत, लाहौर शहर के अंदर मुगलपुरा के अंदर ये वाकया हो जाना दिन दिहाड़े, मुझे तो इस बात पे हैरानी है। और इतनी मुजरमाना गफलत वासा की जानिब से कि खामोशी, इस पे तो बंदों को उल्टा लगा देना चाहिए। आप कह रहे हैं मामला को भी छुपाने की कोशिश छुपाया गया ना, ये तो नोटिफिकेशन ना निकलता, बिल्कुल ये तो ना पता लगता। यानी आप मजीद इस तरह के वाकया, और हमारी तो आदत है, हमारी तो ट्रेनिंग में है कि हमने कोई ना कोई कागज जब निकलता है उसकी तय में जाना होता है कि अच्छा ये क्यों मुअत्तली हुई है, क्योंकि खबर ही तब बनती है ना जब मुअत्तली की वजह देते हैं। तो वो कल शाम तक, रात तक ये जब बात निकली है, ये रात को 9 बजे का बात है जब मुअत्तली के ऑर्डर निकालने हैं, तो उसके बाद ये खबर जब निकली है ना, तो मैं रात से इस पे लगा हुआ था, मैंने अब इसका फॉलोअप देना है। और ये बड़ी ज्यादती वाली बात है उस बच्ची के साथ, या जो बच्चा था जो अब शामक हुआ है, वो तो बेचारा। अगर आपने इस तरह के वाकयात की रोकथाम करनी है तो फिर आपको इस तरह के फैसले लेने होंगे, और कोई इसके लिए मैकेनिज्म तय करना होगा कि अगर जहाँ पे गटरों का ढक्कन नहीं है उनके लिए फॉलोअप कैसे लेना है, उसको चेक कैसे करना है, क्योंकि नो डाउट के ढक्कन चोरी भी हो जाती हैं, बट इसका कोई तो हल निकालना है, मुसलसल चेकिंग। कल ये भी खबर छपी है, DGLD विजिट पे गए हैं, LD एवेन्यू 1 के अंदर गटर के ढक्कन नहीं थे, तो फिर कल उन्होंने वासा को वहां पे तलब किया। ये भी कल एक प्रेस रिलीज आई थी उनकी विजिट की, तो उसके अंदर खुद ही ये चीजें मुसलसल फॉलोअप मांगती हैं। खैर, थैंक यू सो मच, आप लोगों के वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। ब्रेक होगी, हेडलाइंस होगी, फिर शो में वापस आएंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक वंस अगेन। आज का प्रोग्राम खुसूसी तौर पर उन लोगों के लिए है जो कि अंग्रेजी सीखने के ख्वाहिशमंद हैं। बहुत सारे लोग जो कि चाहते हैं कि बैरून मुल्क जाएं नौकरी के सिलसिले में, जॉब के हुसूल के लिए, सो उनको होता है कि बेसिक सीख लें, कुछ इतना इस काबिल हो जाएं कि थोड़ी बहुत अंग्रेजी बोल सके, समझ सके। अब इसके लिए करना क्या है कि आप किस तरह से चले, फर अंग्रेजी तो नहीं चले, आप इतना कि समझ भी लें और अच्छी तरीके से बोल भी लें। इसके लिए बुनियादी सुनहरे असूल कौन से हैं, और सेकेंडली हम बहुत सारे लोगों को देखते हैं डिफरेंट सोशल मीडिया ऐप्स के ज़रिए, AI के ज़रिए लोग अंग्रेज़ी सीखते हैं, वो कितना इफेक्टिव है। और इसके साथ साथ IELTS की तैयारी के
डिफरेंट मराहिल और आप किस तरह से बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं, इसकी अहमियत क्या है, आइल्स का टेस्ट ज़रूरी क्यों है और आपको किस काबिल बना देता है, जी इस पर भी हम बात करेंगे। कम्युनिकेशन एक्सपर्ट है, इंटरनेशनल आइल्स ट्रेनर है असद याकूब साहब, जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच। ज़ुबान हमेशा से इजहार का बहुत बेहतरीन जरिया रही है और बड़ा अच्छा लगता है कि जब आप अपनी बात समझ लें, कोई आपकी बात समझ ले, आपको क्वेश्चन होती है ना कि मेरी बात, मेरा मैसेज कन्वे हो गया। अब मुश्किल ये है कि अंग्रेज़ी सीखनी है और उन लोगों के लिए ज़्यादा मुश्किल है जो कि कम पढ़े लिखे हैं। करना क्या है उनको? बेसिकली सबसे पहले ये करना है कि अंग्रेजी का ताल्लुक जो हमने एजुकेशन के साथ जोड़ा हुआ है उसको तोड़ दें। लैंग्वेज है ना, एग्जैक्टली लैंग्वेज है। तो जब आप लैंग्वेज को लैंग्वेज समझ के लेंगे, अब देखिए एक आम इंसान अगर वो पढ़ा लिखा नहीं भी है तो लैंग्वेज तो एक बेसिक इंस्टिंक्ट है, मतलब ह्यूमन जीन में लैंग्वेज अल्लाह ताला ने डाल दी है कि इंसान ने लैंग्वेज बोलनी है। इसका एक नॉर्मल से आई एम सॉरी मिसाल मैं दे दूं, हमें बहुत सारे ऐसे लोगों को जानती हूँ कि स्पेन जाके उन्होंने साल हर साल 10 रहे 15 साल रहे, तो उन्होंने स्पेनिश खुद ब खुद सीख ली सुनने से। फिर इसी तरह बहुत सारे लोग दुबई जाके रहे, साल हर साल अरबिक सीख ली उन्होंने। तो ये लैंग्वेज है, इसका आपकी एजुकेशन से तो पहली बात है कोई ताल्लुक ही नहीं है। बिल्कुल ऐसी है। और दूसरा ये है कि लैंग्वेज जो है वो बोलने से आती है। हम लोग क्या करते हैं, हम कहते हैं जी पहले मेरे पास ज़ख़ीरा अल्फाज यानी वोकैबुलरी होगी तो मैं इंग्लिश बोलूँगा, पहले मुझे ग्रामर आएगी तो मैं इंग्लिश बोलूँगा। हालांकि अगर हम डे 1 से, जैसे हम अपने बच्चों को बोलना सिखाते हैं, जब एक बच्चा पैदा होता है शुरू में ही हम छोटे छोटे वर्ड्स, छोटे छोटे सेंटेंसेस, तो अगर इसी तरह बजाय इसके कि आप ग्रामर पे टाइम वेस्ट करें, आप वोकैबुलरी पे टाइम वेस्ट करें, अगर आप डायरेक्ट मेथड से, इसको हम कहते हैं डायरेक्ट मेथड, एक होता है लैंग्वेज ट्रांसलेशन मेथड, हमें सिखाया गया लैंग्वेज ट्रांसलेशन मेथड से, दिस इज अ कैट, ये एक बिल्ली है। तो अगर आप डायरेक्ट मेथड से सीखें, एक बहुत अच्छा कोर्स था जिससे मैंने स्पेनिश लैंग्वेज सीखी, उस कोर्स का नाम था थिंक एंड टॉक स्पेनिश। अच्छा, जब मैंने वो कोर्स शुरू किया मैंने कहा इसमें तो सिर्फ स्पेनिश है, इंग्लिश तो कहीं पे भी नहीं है, तो मुझे कैसे समझ आएगी, स्पेनिश तो मुझे आती नहीं है। लेकिन जब मैंने उस कोर्स को स्टार्ट किया तो उसमें उन्होंने बोला एस un gato, म्याऊ। अब समझ आ गया गातो, म्याऊ, कि गातो जो है वो बिल्ली को कहते हैं। तो वो था थिंक एंड टॉक स्पेनिश। तो अगर हम लोग थिंक एंड टॉक इंग्लिश करना शुरू कर दें कि इंग्लिश में सोचें, इंग्लिश में बोलें, अपने आप को एक एक्सपोज करें ऐसी सिचुएशंस में जहां पे इंग्लिश बोलना हमारी मजबूरी है। तो जब इंग्लिश बोलना मजबूरी बन जाती है तो थर्स्टी क्रो भी आ जाता है, ग्रीडी डॉग भी आ जाता है, सब आ जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये मुश्किल नहीं है, आपको बस सुनना है, टाइम देना है, और एक वो होता है ना, मुझे लगता है कि एक डर और वो खौफ आपने अपने ऊपर एक झिझक ज्यादा तारी की होती है, ये होता है। दूसरा, क्यों हम बाकी लैंग्वेजेस को लेके, अब मैं कहीं बैठ के उर्दू खराब बोलूंगी ना, लोग इतने जजमेंटल नहीं होंगे, पंजाबी खराब बोलूंगी नहीं, बट अंग्रेजी खराब बोलो लोग आप पे हंसना शुरू कर देते हैं। तो इसलिए भी लोग घबराते हैं। बिल्कुल ऐसी है। बेसिकली पता है क्या, इंग्लिश को कुछ लोग समझते हैं कि शायद काइंड ऑफ स्टेटस सिंबल, और कुछ लोग जो हैं जेलस होते हैं। देखिए फर्ज करें आप इंग्लिश बोल रही हैं, ठीक है, अब जिनको इंग्लिश नहीं आती इतना तो उनको पता ही है कि कहीं ना कहीं हमने इनकी कोई ना कोई मिस्टेक निकालनी है, तो फिर वो ये कहेंगे आपने यहाँ पे सेकंड फॉर्म लगाई है, यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म लगती, थिंग्स लाइक दैट, और उनको इससे आगे कुछ नहीं आता। तो लोग जजमेंटल इसलिए होते हैं कि वो खुद ये कर नहीं पाते और जो करने की कोशिश कर रहा होता है। देखिए जब भी आप लैंग्वेज बोलना शुरू करेंगे, सही लैंग्वेज बोलने के लिए गलत लैंग्वेज बोलना जरूरी है। आप बच्चों को देखें ना, जब आप छोटी छोटी चीजें सिखाते हैं, पहले गलत चीजें वो बोलते हैं, वर्ड्स को डिफरेंट तरीके से प्रोनाउंस करते हैं, आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ सीखते हैं। डेफिनेटली। तो इसके लिए देखिए मैं ये कहूंगा कि आजकल जो मीडिया है, देखिए सबसे पहले हमें प्रॉब्लम होता था रिटन इंग्लिश में, अब एआई टूल्स ने वो प्रॉब्लम हल कर दिया। बस आपको प्रॉम्प्ट देना आना चाहिए, आपकी हर तरह की अच्छे से अच्छी रिटन इंग्लिश आपको मिल जाएगी। अब सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम रह गया है स्पोकन इंग्लिश का, और स्पोकन इंग्लिश के लिए लिसनिंग बहुत जरूरी है। आपने देखा होगा एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें एक शख्स अनपढ़ क्रिकेट की कमेंट्री कर रहा था और उसको खुद भी नहीं पता वो क्या बोल रहा है, लेकिन इतनी परफेक्ट कमेंट्री कर रहा था, नेटिव एक्सेंट पे वो कॉपी कर रहा था। तो अगर देखिए लैंग्वेज में ये कहा जाता है, लैंग्वेज एक्सपर्ट्स कहते हैं गुड लिसनर्स आर गुड स्पीकर्स, ठीक है। अगर आप इंग्लिश को सुनेंगे, जैसी इंग्लिश सुनेंगे वैसी इंग्लिश आप बोलना शुरू कर देंगे। तो मैं ये कहता हूं कि स्टार्ट लें लिसनिंग से। लिसनिंग में क्या है, आप बहुत सारे स्पीकर्स को सुन सकते हैं, अगर आपको म्यूजिक का शौक है आप सॉन्ग्स को इंग्लिश में सुने, एग्जैक्टली। तो जब आप सुनेंगे और जिस तरह की इंग्लिश आप सुनेंगे उसी तरह की इंग्लिश आप बोलना शुरू कर देंगे। मेरा एक स्टूडेंट था, वो अमेरिकन इंग्लिश बहुत खूबसूरत बोलता था, तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा आप अमेरिका गए हो? कहता नहीं सर, मैं तो कभी गुजरांवाला से बाहर नहीं गया। तो मैंने कहा कैसे आपने अमेरिकन इंग्लिश सीखी? कहता आई लव HBO।
मुझे समझ आ गई कि ये HBO पे अमेरिकन मूवीज देखता है और अमेरिकन मूवीज देख देख के उसका टोटल एक्सेंट, यानी अगर आप आंखें बंद करें तो आपको लगेगा कोई अमेरिकन आपके सामने खड़ा हुआ बातचीत कर बिल्कुल ऐसे ही है। सो अब हर किसी का अपना अपना वो होता है ना कि कुछ लोग बहुत जल्दी भी सीख जाते हैं, कुछ लोग लेट सीखते हैं, कुछ लोग वो झिझक में रह जाते हैं तो नहीं सीखते हैं। सो स्पोकन इंग्लिश के लिए बेहतरीन तरीका, मैं या आपसे अगर सोशल मीडिया कोई प्लेटफॉर्म जानना चाहूँ, जो लोग घर बैठ के खुद चाहते हैं, लोग बहुत सारे होते हैं ना कि अच्छा अब मेरी उम्र नहीं है, मैं जाके बाइट सीखूं, मुझे अच्छा नहीं लगेगा, लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ऐसा कौन सा है? ऑलराइट, देखिए सोशल मीडिया पे बहुत सारे पेजेस हैं, लेकिन बात फिर वही है, अगर हम बात करते हैं ना स्पोकन इंग्लिश की, आपने ग्रामर भी सीख ली, आपने वोकैबुलरी भी सीख ली, आपने लिस्टिंग भी कर ली, तो जहां तक स्पीकिंग का ताल्लुक है उसके लिए यू नीड अ प्लेटफॉर्म, और एक ऐसा ह्यूमन प्लेटफॉर्म, AI प्लेटफॉर्म नहीं। AI में तो ये होगा गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू, आई एम फाइन थैंक्स। आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए जहां पे लोग इंग्लिश बोलें। तो एक तो ये है कि आप लाइक माइंडेड लोगों के साथ दोस्ती कर सकते हैं। अब फर्ज करें आप इंग्लिश बोलना चाहती हैं, आपकी एक सहेली है वो भी इंग्लिश सीखना चाहती हैं, तो आप लोग आपस में व्हाट्सएप पे कोई हाफ आवर के लिए कॉन्वर्सेशन कर सकते हैं। तो जब तक आप, और यही मेन वजह ये है कि हम लोग इंग्लिश बोलने से हिचकिचाते हैं, और वो हिचकिचाहट क्यों है कि पता नहीं क्या हो जाएगा जब मैं इंग्लिश बोलूंगा। मतलब ये है कि इनिशियली इवन इफ यू मर्डर इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश की टांगें तोड़ें, इंग्लिश के बाजू तोड़ें, कोई मसला नहीं है, लेकिन लर्निंग जारी रखें। अगर आप लर्निंग जारी नहीं रखेंगे तो आपकी इंग्लिश एक इतनी मजाया सी इंग्लिश बन जाएगी, तो फिर आप पे क्लिप्स बनेंगे। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, ये आइल्स की तरफ आ जाए, आइल्स है क्या? बेसिकली IELTS स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम। जिन लोगों ने मुल्क से बाहर स्टडी करने के लिए जाना होता है इंग्लिश मीडियम यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में, उनकी इंग्लिश का ये एक टेस्ट है कि जब वो इंग्लिश स्पीकिंग एनवायरनमेंट में पढ़ने के लिए आएँ या वो इमिग्रेशन करवाना चाहते हैं, तो उससे पहले वो देखना चाहते हैं कि इस बंदे का इंग्लिश लैंग्वेज का लेवल क्या है। तो IELTS जो है एक टेस्ट है जो सिर्फ और सिर्फ आपकी इंग्लिश को टेस्ट करता है। उसमें लेवल्स हैं। बैंड 1 का मतलब है नॉन यूज़र और बैंड 9 का मतलब है एक्सपर्ट यूज़र। तो 1 से 9 तक मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ की मुख्तलिफ रिक्वायरमेंट्स हैं। लाइक UK में आपका 5 बैंड भी एक्सेप्टेबल है, कनाडा के लिए 6 बैंड चाहिए, इमिग्रेशन के लिए 8777 बैंड चाहिए। तो इस तरह से IELTS जो है ये आपकी इंग्लिश लैंग्वेज को टेस्ट करता है। आम तासुर ये है कि ये टेस्ट बहुत मुश्किल है, इसकी तैयारी के मराहिल बहुत मुश्किल है, तो इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए बिल्कुल मुश्किल है। अगर आपको इंग्लिश नहीं आती और आप इंग्लिश का टेस्ट देने जा रहे हैं तो आपके लिए तो मुश्किल है। अब अगर आप मुझे कहें कि जी ये चाइनीज़ का टेस्ट आपने देना है, मुझे चाइनीज़ नहीं आती, तो मैं कहूँगा बिल्कुल नामुमकिन, मैं कर ही नहीं सकता। तो बेसिकली IELTS में क्या होता है, अच्छा कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनकी रिक्वायरमेंट 4 बैंड है। अब उनकी इंग्लिश का लेवल अगर 4 बैंड वाला है तो वो आसानी से कर लेंगे, लेकिन अगर नहीं है तो उनके लिए वो लेवल अचीव करना भी मुश्किल है। अच्छा, इसमें मुश्किल क्या आती है, बेसिकली क्या होता है, IELTS का जो लिसनिंग मॉड्यूल है उसमें नेटिव एक्सेंट होता है, मतलब नेटिव इंग्लिश होती है। अब हमने दाएं बाएं से इंग्लिश सुनी होती है, अंडरस्टैंड करना सम टाइम आपके लिए मुश्किल एग्जैक्टली। और उसके बाद इसका जो रीडिंग मॉड्यूल है, बेसिकली ये रीडिंग है, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, कि आपने साइंस बेस्ड पैसेजेस को पढ़ना है और उसमें आपने MCQs टाइप क्वेश्चंस हैं उनको आपने आंसर करना है। तो वो रीडिंग थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है। फिर राइटिंग, आजकल हम लोग राइटिंग तो करते नहीं, ठीक है, क्रिएटिव राइटिंग भी नहीं करते। तो जब आपको एक ऐसे लिखना पड़े 250 वर्ड्स का और आपको लेटर या रिपोर्ट लिखना पड़े, तो उससे फिर यह है कि थोड़ा सा ये चैलेंजिंग हो जाता है। और एक स्पीकिंग मॉड्यूल है, स्पीकिंग में भी 11 to 13 मिनट्स का इंटरव्यू होता है। तो बेसिकली पता है क्या होता है, बात करते ना आप IELTS को गलत साइड से स्टार्ट कर लेते हैं। अब फर्ज करें आप और मैं इस्लामाबाद जाते हैं, मैं मोटरवे से जाता हूँ, आप GT रोड से जाते हैं, आप कहेंगे जी मज़ा ही नहीं आया सफ़र का, मैं तो थक गई। मैं कहता हूँ अच्छा, तो बड़ा अच्छा सफ़र था, पता नहीं आप ऐसा क्यों कह रही हैं। तो आपकी जो अप्रोच है, आपके जो ट्यूटर हैं, ट्रेनर हैं, किस तरह से आपको IELTS इंट्रोड्यूस करते हैं। डे 1 अगर मैं आपको रीडिंग पढ़ाना शुरू कर दूँ, आप कहेंगे IELTS तो बहुत मुश्किल है। और डे 1 अगर मैं आपको स्पीकिंग पार्ट 1 के थोड़े थोड़े क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाऊँ, आप कहेंगे IELTS बहुत आसान है। तो बेसिकली एक आपका लेवल ऑफ इंग्लिश और एक किस तरह से आपको IELTS पढ़ाया जाता है। ठीक है, अब इसकी तैयारी के मराहिल क्या होते हैं, मैक्सिमम मिनिमम कितना टाइम इसके लिए दरकार होता है? ओके, अगर तो एक नॉर्मल स्टूडेंट है जिसने इंटरमीडिएट किया हुआ है, क्योंकि IELTS 70 to 80% उन लोगों की रिक्वायरमेंट है जिन्होंने कम से कम इंटरमीडिएट किया हुआ है या ग्रेजुएट से और वो फॉरेन कंट्री में स्टडी के लिए जाना चाह रहे हैं। तो ऐसे स्टूडेंट्स को ऑलमोस्ट 1 to 2 मंथ्स टाइम लगता है। उससे क्या होता है कि पूरा टेस्ट प्रैक्टिस, किस तरह से टेस्ट आएगा, टेस्ट पैटर्न,
टेस्ट की टिप्स, टेक्निक्स, फिर वो डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करते हैं। इसके साथ साथ मॉक टेस्ट्स होते हैं एक्चुअल एग्जाम में जिस तरह का टेस्ट होगा। तो 1 to 2 मंथ्स में एक नॉर्मल स्टूडेंट जिसकी इंग्लिश की अच्छी से मुराद एक नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि पता है कि आईएलटीएस इटसेल्फ आपकी इंग्लिश को इंप्रूव करता है। आईएलटीएस का जो पार्ट 1 है, चाहे वो लिसनिंग का है, रीडिंग का है, राइटिंग का है, स्पीकिंग का है, वो बिल्कुल आप समझें 0 लेवल से स्टार्ट होता है। मतलब आपको लिसनिंग के पार्ट 1 में ABC चेक करते हैं आपको आती है या नहीं आती, 1 2 3 चेक करते हैं आपको टेलीफोन नंबर आप कॉपी कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो वहां से अगर आप स्टार्ट लेते हैं और ग्रेजुअली आप ऊपर जाते हैं और आईएलटीएस खुद आपकी इंग्लिश को इंप्रूव करता है, तो मेरे ख्याल से 1 to 2 मंथ्स में आप इसको आसानी से क्लियर कर सकते हैं। हम गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे और दीगर भी इस हवाले से बातचीत करेंगे ब्रेक के बाद। आते ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। असद याकूब साहब हमारे साथ मौजूद हैं। एजुकेशन के लिए अलहदा से आपने आईएलटीएस की तैयारी करनी है, इमिग्रेशन के लिए यानी आप जॉब के हुसूल के लिए जा रहे हैं तो अलहदा से करनी है। जी तो इनमें डिफरेंस क्या है? बेसिकली आईएलटीएस जो है इसकी 2 कैटेगरीज हैं। एक एकेडमिक आईएलटीएस, अब एकेडमिक से पता चलता है कि स्टडीज़ के लिए अगर आपने जाना है या आपने नर्सिंग के लिए जाना है तो भी आपको एकेडमिक आईएलटीएस करना होगा। दूसरा आईएलटीएस है जेंडर ट्रेनिंग। जेंडर ट्रेनिंग आमतौर पे इमिग्रेशन के लिए है और इमिग्रेशन के साथ साथ कुछ जॉब्स हैं, जैसे अभी पिछले दिनों यूके का था एक वीज़ा, केयर गिवर का वीज़ा था, तो उसके लिए जेंडर ट्रेनिंग आईएलटीएस UKVI 4 बैंड्स को रिक्वायर्ड था। तो इस तरह से आईएलटीएस की मेन 2 कैटेगरी से, फिर एक तीसरी कैटेगरी है आईएलटीएस की, उसको हम बोलते हैं आईएलटीएस लाइफ स्किल्स। वो उन लोगों के लिए जिनका एक स्पाउस यूके में है और दूसरे ने जाना है, तो उनका इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट, और वो बहुत बेसिक टेस्ट होता है और उसमें सिर्फ 2 मॉड्यूल होते हैं, लिसनिंग एंड स्पीकिंग। तो ये आईएलटीएस की कैटेगरी से। सही। सो वो किस किस मुल्क में आईएलटीएस की रिक्वायरमेंट है? बेसिकली अभी तो हर मुल्क में आईएलटीएस की रिक्वायरमेंट है। आप हैरान होंगे ये सोच के कि मेरा एक स्टूडेंट था, उन्होंने दुबई की किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना था। अच्छा। वहाँ भी उन्होंने आईएलटीएस डिमांड किया। देखिए जहाँ जहाँ पे मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश है वहाँ पे आईएलटीएस की डिमांड है। होता क्या है कि ये आईएलटीएस एक स्टैंडर्ड टेस्ट है और ये यूनिवर्सिटी को या कॉलेज को बताता है कि इस स्टूडेंट की ये कैपेबिलिटी है। अच्छा, आईएलटीएस में बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा कि एक बंदे का स्कोर बहुत अच्छा है आईएलटीएस में और उसको इंग्लिश बोलनी नहीं आ रही। मतलब जो आईएलटीएस का स्कोर है वो बेस्ट इंडिकेटर है। अगर किसी ने आईएलटीएस में 8 बैंड लिया है तो वाकई वो इंग्लिश का कॉम्पिटेंट यूजर होगा। अगर किसी का बैंड स्कोर आईएलटीएस में 4 है तो उसकी इंग्लिश उसी लेवल पे होगी। तो ये टेस्ट हर जगह, जहां पे अब फॉर कुछ कॉल सेंटर्स हैं वो भी रिक्वायर करते हैं कि आप आईएलटीएस करें। कुछ जॉब्स हैं यूएई में जहां पे आईएलटीएस की रिक्वायरमेंट है टीचिंग के लिए, खास तौर पे अगर आपने इंग्लिश पढ़ानी है तो वो भी अपने उन टीचर्स को कहते हैं, पोटेंशियल टीचर्स को, कि आप आईएलटीएस का टेस्ट करें। तो आईएलटीएस की डिमांड हर जगह पे है जहां पे आपको अपने इंग्लिश लैंग्वेज की प्रोफिशिएंसी को शो करना है। सही। सो कितनी दफा आप इसमें अपीयर हो सकते हैं? बेसिकली देखें, पाकिस्तान में अभी रिसेंटली एक लेटेस्ट डेवलपमेंट हुई है और वो है कि आईएलटीएस कंप्यूटर पे चला गया। पहले होता था आईएलटीएस ऑन पेपर, आईएलटीएस ऑन कंप्यूटर। ये कैंडिडेट की चॉइस थी कि जो लोग पेपर के साथ कंफर्टेबल हैं वो कर सकते थे, लेकिन अब ऑल टुगेदर पूरे पाकिस्तान में सिर्फ और सिर्फ आईएलटीएस ऑन कंप्यूटर अवेलेबल है और उसके लिए आपको मतलब टेस्ट एडवांस में बुक करने की भी जरूरत नहीं है। एक दिन पहले आप टेस्ट बुक करें, नेक्स्ट डे जाके आप टेस्ट दे सकते हैं और इसमें कोई लिमिट नहीं है कि आप कितनी दफा टेस्ट दे सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है। ठीक है। और टाइम लिमिट भी होती है कि अगर आपने 2 महीने पहले दिया है तो अब जरूरी है कि आपको 6 मंथ के बाद ही अपीयर हो? ऑल राइट, दैट्स अ गुड क्वेश्चन। देखिए आईएलटीएस जो है उसकी एक एक्सपायरी है। देखिए हम लोग हैं नॉन नेटिव स्पीकर्स ऑफ इंग्लिश। अब मैं अगर आज आईएलटीएस करता हूं, मैं एक अच्छा लेवल ऑफ इंग्लिश शो करके 8 बैंड ले लेता हूं, तो लैंग्वेज एक्सपर्ट्स के मुताबिक 2 साल बाद, क्योंकि मैं नॉन नेटिव स्पीकर हूं, मेरी इंग्लिश का लेवल वो नहीं रहेगा। अच्छा। क्योंकि अगर मैं एनवायरनमेंट से उसके साथ इन टच ही नहीं हूं तो आईएलटीएस का जो सर्टिफिकेट है वो 2 साल बाद एक्सपायर हो जाता है। सही। बिल्कुल, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आईएलटीएस करते हैं, इमिग्रेशन का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं, 2 इयर्स आपको दोबारा देना होता है। सही। Exactly. कोई एज लिमिटेशन भी है? बिल्कुल भी नहीं, आईएलटीएस में कोई एज लिमिटेशन नहीं है। इसके लिए आपको आईडी डॉक्यूमेंट चाहिए होता है, CNIC पाकिस्तान का जो है वो, या फिर पासपोर्ट। तो अगर आपके पास दोनों में से कोई एक है, अगर कोई अंडर 18 है और उसके पास स्मार्ट कार्ड है या पासपोर्ट है, वो भी आईएलटीएस में अपीयर हो सकता है। सजेशन क्या होगी जो लोग प्लान कर रहे हैं, अभी अपनी स्टडी के स्टार्ट में हैं, इंटर में हैं, सो उनको अगर वो प्लान रखते हैं बाहर जाने का तो सबसे पहले फोकस करना शुरू कर दें अपनी अंग्रेजी पर? एग्जैक्टली। देखिए पता है क्या होता है, आमतौर पे लोग आईएलटीएस की तैयारी तब करते हैं जब उनके टेस्ट में 1 महीना रह जाता है।
कुछ लोग ऐसे आते हैं कहते हैं जी अगले हफ्ते मेरा टेस्ट है, कुछ लोग कहते हैं जी मेरा जबरदस्ती टेस्ट बुक कर दिया था, अंकल इंग्लैंड में होते हैं तो उन्होंने मेरा टेस्ट बुक करवा दिया, मुझे तो पता भी नहीं आइल्स क्या होता है। तो जो लोग अभी फर्स्ट ईयर में हैं या सेकेंड ईयर में हैं या 1 साल बाद 2 साल बाद उनका इरादा है कि फॉरेन कंट्री जाएं, तो मैं कहूँगा लिसनिंग से आइल्स को स्टार्ट करें, साथ साथ स्पीकिंग, उसके बाद रीडिंग, राइटिंग, इसको आप बेशक वंस अ वीक करें, ठीक है, लेकिन इसके साथ अभी से अगर आप फेमिलियर हो जाते हैं तो जब वो टाइम आएगा जब आपके पास 4 से 8 हफ्ते होंगे आइल्स की प्रेपरेशन के, तो आपको ये डर नहीं लगेगा आइल्स से, आइल्स आपके लिए नया नहीं होगा। बेटर अपॉर्चुनिटीज क्या होती हैं इसमें, अगर कोई इमिग्रेशन के लिए जा रहा है तो उसके लिए बेटर अपॉर्चुनिटीज क्या क्या हो सकती है? देखिए आइल्स करने के बेसिकली आइल्स कोई सर्टिफिकेट नहीं है, लेकिन आइल्स आपकी इंग्लिश का एक लेवल बताता है, तो अपॉर्चुनिटीज जितनी भी हैं ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज उसके लिए तो आइल्स कंपलसरी है। अगर आपके पास आइल्स का सर्टिफिकेट है विद गुड बेंच स्कोर लाइक 6-7 बैंड, आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आप स्टडी करना चाहें पूरी दुनिया आपके लिए खुली हुई है। उसके बाद अगर आप इमिग्रेशन करवाना चाहते हैं तो बहुत सारे कंट्रीज हैं जो इमिग्रेशन ऑफर करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ आइल्स। तो आइल्स के बाद बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं और वो आइल्स का स्लोगन भी है ओपनिंग डोर्स क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटीज। लड़कियां लड़के सभी के लिए बराबर अपॉर्चुनिटी। जी बिल्कुल बराबर है। सही। मैसेज क्या होगा देखने वाले? मैसेज ये होगा, मैं ये कहूंगा कि आप अभी से अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करें। देखिए हमारे इर्द गिर्द इतनी अपॉर्चुनिटीज हैं, सोशल मीडिया ने सब चीजें ओपन कर दी हैं, इस कदर अपॉर्चुनिटीज हैं, लेकिन बहुत सारे लोग। अब आपने सोशल मीडिया का जिक्र किया तो बता दें कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म जहां से आप टाइम टू टाइम थोड़ा सा भी टाइम निकाल के अपनी अंग्रेजी के लिए काम कर सकते हैं, कुछ उसको बेहतर कर सकते हैं। जी जी बिल्कुल जरूर। देखिए एक तो ये है कि आप यूट्यूब के कुछ चैनल्स हैं जिनको ज्वाइन कर सकते हैं, उसके बाद सोशल मीडिया एप्स हैं, AI बेस्ड एप्स जहां पे आप बातचीत कर सकते हैं। लेकिन फिर बात वो है ना, वो दैट इज व्हाट आई कॉल पैरोटिंग, कि एक डायलॉग चल रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रटे हुए जुमले बोल रही है और मुझे भी रटे हुए जुमले सिखा रही है, तो उससे आपकी कॉन्वर्सेशन इंप्रूव नहीं होगी। फिर आप यही कहेंगे कि जी गोभी, ऐसे आपको एकदम से कुछ सेंटेंस अपने से बातों में करने पड़ते हैं, उसके लिए आप हमेशा वो घबराएंगे, हाँ जी, परेशान। तो रियल लाइफ सिचुएशन में इंग्लिश बोले, वो जैसे एक मशहूर कहावत भी है, गोभी गोभी होती है, बंदे बंदे होते हैं। अगर आप गोभी के सामने तकरीर करेंगे और एक्चुअल में बंदे आ जाएंगे तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल। सो इसके लिए कोई टाइम लिमिटेशन नहीं है, आप जब मर्जी जो है वो ये सीख भी सकते हैं, लेकिन अगेन वो है कि आपको अपने लिए प्रॉपर टाइम निकालना है, सीखना है, और फिर ही आप आगे चल के परफॉर्म कर सकते हैं। अच्छा, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी, टेस्ट की तैयारी लोगों को लग रहा होता है बड़ा मुश्किल मसला है, सो जाते जाते ये भी बता दें कि इसके लिए क्या पूरा पूरा दिन पढ़ाई करनी पड़ती है? बहुत मुश्किल मुश्किल टास्क दे दिए जाते हैं, वो जिस तरह हम देखते हैं 9-10 के पेपर आ रहे हैं तो तैयारी करनी है, कि आप चलते फिरते थोड़ा बहुत टाइम निकाल के तैयारी कर सकते हैं? देखिए सबसे पहली बात ये है कि आइल्स जो है ये कोई जिंदगी भर का रोग नहीं है। मतलब जैसे हमने देखे अगर मैट्रिक किया है तो 10 साल की स्टडी, इंटरमीडिएट किया है 2 साल की स्टडी एंड ऑल दैट। आइल्स जो है ये एक 2-4 माह का मेहमान बन के आता है आपके पास, और अगर आप इसको ठीक से कर लें सारा तो आपका टारगेट बैंड अचीव हो जाता है। तो मैं ये कहूंगा कि आइल्स देखिए बहुत आसान है, आपके पास मोबाइल डिवाइस है, इसमें आप आइल्स की लिस्टिंग की ऑडियोज को डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जहां पे आप फारिग टाइम में प्रैक्टिस बिल्कुल कर सकते हैं। मतलब आइल्स इस तरह नहीं है कि जिसपे आप यू नीड टू बर्न मिडनाइट ऑयल, आप कहें जी 8 घंटे पढ़ूंगा तो आइल्स आप बैठे हैं अकेले बैठ के तैयारी करने, नहीं जी, अब तो आप चलते फिरते अपने इस मोबाइल फोन के जरिए अंग्रेजी भी सीख सकते हैं, तैयारी भी कर सकते हैं। बट अगर आप प्लान करते हैं तो इसको फिर आपको बहुत स्टार्ट से शुरू कर देना चाहिए ताकि आपके पास मैक्सिमम टाइम हो और आप अच्छे तरीके से इसकी तैयारी भी कर सकें। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी। हम ब्रेक के बाद आएंगे। वेलकम बैक। जिनकी बर्थडे उनको विश करने जा रहे हैं जी, आज सालगिरह है जैन अली की, उसामा जान की, मोहम्मद शाहजेन की, इरफान सईद की, अनाबिया बिलाल, मरिक बिलाल अहमद, उस्मान अहमद और अजमल शहबाज। आप सब लोगों को मुबारकबाद, हैप्पी बर्थडे।
हैप्पी बर्थडे वंस अगेन। जिनकी कल सालगिरह पिक्चर्स भिजवा दें, मंडे को प्रोग्राम में इंशाल्लाह शामिल करेंगे। ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद आएंगे। वेलकम बैक वंस अगेन। प्रोग्राम के हिस्से में जी हम आपको मिलाएंगे अपने बहुत ही ज़बरदस्त मेहमान से। वो मैं इसलिए कह रही हूँ कि हमें तो जितना भी अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें कम है, बट ये स्पेशल लोग जो हैं अपनी सलाहियतों की वजह से क्या कमाल महारत दिखा देते हैं। यानी अल्लाह ताला ने हर बंदे में कुछ ना कुछ तो स्पेशल रखा है। अगर कहीं एक जगह से महरूमी रखी है तो कुछ स्पेशल चीज़ें जो आपको दूसरों से मुनफरिद बना देती हैं। हमारे आज के मेहमान जो कि बसारत से महरूम हैं मगर बहुत ज़बरदस्त सलाहियतों के हामिल भी हैं। मुदस्सिर हुसैन स्टूडेंट भी हैं, म्यूजिशियन भी हैं और बहुत ज़बरदस्त तरीके से सिंगिंग भी करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मुदस्सिर जी। वालेकुम अस्सलाम मैम। क्या हाल चाल है आप? मैम अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक। थैंक यू सो मच। मैंने आपका गाना भी सुना, बहुत ज़बरदस्त आपकी आवाज़ है, बहुत ज़बरदस्त आप म्यूज़िक भी बजाते हैं। सो मुझे सिर्फ थोड़ा सा आपकी लाइफ के बारे में जानना है, क्योंकि ये अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट कुछ ऐसा हुआ जो आप बिनाई से महरूम हुए। हुआ क्या था? मैम बेसिकली मैं बचपन में मैं बाय बर्थ ब्लाइंड नहीं हूँ। बाद में तकरीबन 2-3 साल की एज में मेरे जो राइट आई है उसके आई बॉल में थोड़ा सा इशू हुआ था और जिसका ऑपरेट होना था। और ऑपरेट में जो हमारे डॉक्टर थे उन्होंने अंदर से रेटिना जो है उसको डैमेज कर दिया, पर्दा, और जो कि दोनों आंखों का उसको बीच में से ना उस पर कट लग गया या ऐसा कुछ हो गया जिससे वो पर्दा डैमेज हो गया। ठीक जी मैम। तो ये अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ। जी नो डाउट मुश्किल तरीके से जिंदगी बसर हुई होगी। मैम पता है अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। यकीन करें मेरे एज के लड़के, मैं उनको अगर आज देखने वालों को देखता हूँ ना और मैं अपने आप को देखता हूँ, मैं कहता हूँ या अल्लाह पाक अगर आपने एक चीज़ अगर मुझसे इम्तिहान के तौर पे ली है तो हज़ारों सलाहियतों से, हज़ारों चीज़ों से मुझे नवाजा है। बेशक बेशक। और यही शुक्र है जो कि अल्लाह ताला राजी भी होता है और आपके लिए आसानियां भी पैदा करता है। बेशक मैम। फिर स्टडी का सिलसिला कंटिन्यू रखा आपने? जी मैम, मेरी मिडल तक मैंने गिलगित से, मेरा बेसिकली ताल्लुक गिलगित बल्तिस्तान से है और मिडल तक मैंने गिलगित से ही पढ़ा है और उसके बाद फिर मैट्रिक के लिए मैं यहाँ आया और प्राइवेट मैंने मैट्रिक की और फिर अभी रिसेंटली एफए आर्ट्स में मैं एफए मैंने रिसेंटली की है। जबरदस्त। यानी आप इंटर में हैं अब और आप अपनी स्टडी कंटिन्यू रखना? जी मैम कंटिन्यू। मैम स्टडी भी ज़रूरी है, स्किल तो फिर स्किल है लेकिन उसके साथ मैं कहता हूँ कि स्टडी के बगैर ये चीज़ें ना फिर अधूरी हैं। म्यूजिक का शौक कैसे आया? मैम ये तकरीबन छोटा था 10 साल की एज में, तब स्कूल में गिलगित में वहाँ पे हमारा एक म्यूजिक का पीरियड होता था और क्योंकि सिंगिंग वगैरह नात खानी मनकबत खानी मैं शुरू से ही करता था, ये गॉड गिफ्टेड था मेरे साथ। अच्छा। लेकिन जब स्कूल में मैंने इंस्ट्रूमेंट हमारे दोस्तों को मैंने प्ले करते हुए देखा तो मेरे अंदर ना एक तजस्सुस पैदा हुआ कि अगर ये कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता, इसमें कौन सी ऐसी रॉकेट साइंस होगी। मैंने ना कोशिश किया और 11 या 12 साल की उम्र में मैंने फ्लूट में प्ले कर रहा था और वो भी इस तरह, मुझे बाकायदा कोई क्लास मैंने ली नहीं थी, मैंने खुद से मेहनत करके सीखा था वो। मतलब मुख्तलिफ लोगों से पूछ के, जो प्ले करने वाले अपने दोस्तों से पूछ के। फिर उसके बाद में वहाँ का कुछ ऐसे ट्रेडिशनल जो डोल होता है गिलगित बल्तिस्तान का, वो मैंने प्ले किया। उसके बाद मैं हारमोनियम पे आया और उसके बाद फाइनली यानी आप इतने सारे इंस्ट्रूमेंट बजा। जी मैम 5-6 इंस्ट्रूमेंट। जबरदस्त, कमाल महारत है ये तो। सो सिंगिंग का बाकायदा आगाज कब किया? मैम सिंगिंग जो है पहले मैं ज़्यादातर मेरा रुझान जो है वो नात खानी और मनकबत खानी की तरफ था। फिर जब इस फील्ड में आए, ये ऐसा फील्ड है इसमें सबको सारी चीज़ों को साथ ही लेके चलना पड़ता है, तो फिर उसके बाद मैंने फाइनली मतलब कोई 5 से 6 साल में सिंगिंग मतलब जो सॉन्ग्स वगैरह की तरफ मैं आया, लेकिन मनकबत खानी नौआ खानी मैं पहले से ही करता होता था। जी मैम। तो कुछ सुनाएंगे आप हमें? जी मैम मैं ज़रूर सुनाऊंगा। जरूर जरूर जी। एक गज़ल है मैम, उससे शुरू करते हैं। दिले उम्मीद तोड़ा है किसी ने, तो सुनिएगा मैम। हाँ दिले उम्मीद तोड़ा है किसी ने, दिले उम्मीद तोड़ा है किसी ने, सहारा दे के छोड़ा है किसी ने, दिले उम्मीद तोड़ा है किसी ने। न मंजिल है न मंजिल का निशान है, न मंजिल है न मंजिल का निशान है,
कहाँ पे ला के छोड़ा है किसी ने, ओ कहाँ पे ला के छोड़ा है किसी ने। मैं उन शीशागरों से पूछता हूँ, मैं उन शीशागरों से पूछता हूँ कि टूटा दिल भी जोड़ा है किसी ने, कि टूटा दिल भी जोड़ा है किसी ने। हाँ सहारा दे के छोड़ा है किसी ने, दिले उम्मीद तोड़ा है किसी ने। बहुत जबरदस्त। इंस्पिरेशन कौन है, किसको खुद ज्यादा सुनते हैं? मैम उस्ताद नुसरत फतेह अली खान साहब को ज्यादा। जबरदस्त जबरदस्त। और उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब, अच्छा, इनको मैं, और उस्ताद नज़ाकत अली खान साहब, इनको मैं बहुत ज़्यादा सुनता हूँ। क्लासिकल मुझे ज़्यादा पसंद है मैम। ज़बरदस्त। अच्छा, मैं हैरान खुद भी हुई क्योंकि हमारे यहाँ शहर लाहौर में बहुत सारे स्कूल्स, नामवर स्कूल्स भी अगर हम देखें तो वहाँ पे म्यूज़िक क्लासेस नहीं होती, बट गिलगित के स्कूल में म्यूज़िक क्लासेस वी रियली अप्रिशिएट। जी। सो अपने स्कूल के बारे में कुछ बताएं, उन्होंने आपको किस तरह सपोर्ट किया, आपकी बाकी स्टडीज़, क्योंकि ऑब्वियसली प्रॉब्लम तो होती है स्कूल आना जाना, क्लासरूम में बैठना, कैसा एनवायरनमेंट था? जी मैम, इसकी मैंने जो स्टार्टिंग ली थी सबसे पहले, क्योंकि पूरे ख़ानदान में मैं एक ही ब्लाइंड हूँ, जिसकी वजह से जो घर में मेरे पेरेंट्स हैं, स्पेशली वालदा और जो बाबा हैं, वो मतलब उनका दिल नहीं कर रहा था कि मुझे अकेला छोड़ दें बाहर माशरे में, क्योंकि जिस तरह का माहौल है, जिस तरह का माशरा है, मतलब वो क्योंकि एक औलाद के लिए जो वालिदैन का दिल होता है वो वैसे भी। तो बताया बाबा को लोगों ने कि इस तरह से एक स्कूल है स्पेशल एजुकेशन का ना, जहाँ पे बच्चों को तालीम दी जाती है, खुसूसी बच्चों को। तो बाबा को बहुत इंसिस्ट किया। बाबा पहले तो खुद मेरे साथ 2-3 दिन तक आते रहे, और यहाँ तक कि आप यकीन करें 8 साल मैंने 8वीं क्लास तक पढ़ा है, और हर सुबह मुझे खुद छोड़ने जाते थे स्टॉप पे बाबा। हाँ जी। तो मतलब इस तरह से फिर मैंने शुरू की, और स्कूल में जो टीचर्स थे उनकी कोऑपरेशन बहुत ज़्यादा थी मेरे साथ। अब शुरू से ही मैं इतना लकी हूँ मैम इस मामले में कि मैं जहाँ भी जाता हूँ वो खुद से मुझे जो है वो ग्रो करते हैं, मुझे हर चीज़ में आगे कर देते हैं। जबरदस्त। स्कूल में आप भी यही जितने चमकते दमकते हैं, जितने आप खूबसूरत गा रहे हैं, आप खुद भी उतने खूबसूरत हैं, तो नो डाउट जितना आप अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर रहे हैं। ये मैम आपकी आला ज़रफ़ी है। बाकी मेन चीज़ ये है कि फिर उसके बाद में वहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा ना अप्रिशिएट किया गया। 2013 में रेडियो पाकिस्तान में नातिया मुकाबला हुआ था। अच्छा। उसमें मैंने 2nd पोजीशन हासिल की थी, पूरे पाकिस्तान में मुकाबला हुआ था। और फिर उसके बाद मैंने शोज़ वगैरह करना शुरू किया गिलगित में ही ना, और फाइनली 2019 में, क्योंकि वो 8वीं क्लास तक था स्कूल, और फिर मैं इधर लाहौर आया, यहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन के तहत। यहाँ पे मैं रिहाइश मैंने यहाँ रखी है, और गवर्नमेंट कॉलेज से मैं अभी फ़िलहाल FA मैंने रिसेंटली कंप्लीट किया है। तो यहाँ पे मैंने रिहाइश रखी, और यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा फैसिलिटेट किया गया। मैंने यहाँ पे अभी मेरा अपना रिकॉर्डिंग स्टूडियो है यहाँ पे। अच्छा। और मैं एज अ रिकॉर्डिस्ट। जबरदस्त जबरदस्त। तो आप बहुत सारे लोगों के लिए इंस्पिरेशन भी हैं जो सीखना चाहते हैं, जिनको लगता है कि वो एक काम कर रहे हैं तो शायद दूसरा नहीं कर सकते। तो आप देखें जी, बहुत ये शौक है ना, शौक आपको बहुत आगे, मेहनत लगन शौक आपको कुछ भी सिखा सकता है। और कोई हमारे साथ अगर गाना शेयर करे? जी मैम, एक 90s का मैं कहता हूँ होना चाहिए फिर गाना। जी जरूर। जी मैम, ये गाना है मैम सागर से गहरा प्यार। तो ये सागर से गहरा है प्यार हमारा, सागर से गहरा है प्यार हमारा, हम मर जाएंगे जी नहीं पाएंगे, हम मर जाएंगे जी नहीं पाएंगे, साथ कभी छूटा जो तुम्हारा तुम्हारा। सागर से गहरा है प्यार हमारा, सीने में दिल, दिल में धड़कन, धड़कन में तू है समाया,
इतने दिनों तड़पा हूँ मैं, तब जाके तुझको है पाया। मेरे दिल पे मेरे यार, अब है तेरा इख्तियार, अब है तेरा इख्तियार। सागर से गहरा है प्यार हमारा, सागर से गहरा है प्यार हमारा। हम मर जाएंगे, जी नहीं पाएंगे, साथ कभी छूटा जो तुम्हारा, तुम्हारा। जबरदस्त, बहुत ही जबरदस्त। सो क्या फ्यूचर प्लान्स हैं, क्या करना चाह रहे हैं? बहुत कुछ सोचा है मैम अभी फ्यूचर में। मैम सबसे पहले तो मैंने ये सोचा है कि एक ऐसा अपना म्यूज़िक रिकॉर्ड लेबल बनाना है जो कि सबसे जो बड़ी म्यूज़िकल कंपनी है पूरे वर्ल्ड में, उसके मुकाबले में जाना है इंशाल्लाह, अगर अल्लाह ने चाहा तो। चलिए जी, गुड लक। हमारी बहुत सारी दुआएं, नेक तमन्नाएं आपके साथ हैं। आपने चूंकि कहा नुसरत फतेह अली खान साहब आपके पसंदीदा हैं, तो उनकी कोई 2 लाइनें गुनगुना दें, फिर हम वाइंड अप की तरफ जा रहे हैं। आपके वक्त का शुक्रिया। उनका मैम फिलहाल मुझे कुछ चलिए, कोई इट्स ओके, आपने बहुत जबरदस्त गा लिया है, हमारे लिए इतना ही काफी है। बहुत सारी दुआएं आपके लिए। गुड लक, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, इसी के साथ ही प्रोग्राम का वक्त पहुंचे इख्तिताम को। अपना ख्याल रखिएगा, हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।